तो अब रिसेंट ही ब्लीच सीजन 10 खत्म हुआ है और अब हम इस नए सीजन में एक यूनिक स्टोरी को जानेंगे जिसके बारे में आप लोगों ने 1% भी नहीं सोचा होगा। तो स्टार्टिंग में हम टाइम और हिप्नोटाइज को रिप्रेजेंट करने वाले एक क्लॉक को देखते हैं जो एक पास्ट के सीक्रेट को रिवील करने वाला है। तो अब टाइम कुछ साल पीछे शिफ्ट होता है, शायद 1000 या 500 साल का डिस्टेंस होगा। जिसके बाद हम सोल सोसाइटी को देखते हैं जिस टाइम पर आइजन एक लेफ्टिनेंट था, मतलब ये अभी तक कैप्टन बना ही नहीं। और आइजन सुबह सुबह अपने कैप्टन के पास जाता है और भाई उसका कैप्टन और कोई नहीं बल्कि शिंजी हिराकू था यार। मतलब भाई चल क्या रहा है यार, ये फटीचर इस मास्टरमाइंड विलेन का कैप्टन था। खैर चलो जो भी हो, मैं आप सबको बता दूं कि हिराकू और आइजन की थोड़ी सी भी नहीं बनती, क्योंकि हिराकू ठहरा महा आलसी और आइजन जो अपने काम पर पूरा फास्ट था, इसीलिए आइजन उससे हर बात पर बहस करता था। लेकिन जो भी हो, आइजन अपने कैप्टन की बहुत इज्जत करता था, फुल्ली रिस्पेक्टफुल बंदा। और ऊपर से आज एक सेरेमनी भी है जहाँ पर हिराकू को इन्वाइट किया गया है और साथ में कुछ और कैप्टन को भी, तो इसीलिए आइजन उसे बुलाने आया था। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हिराकू स्क्वाड 5 का कैप्टन है। और फिर वो सेरेमनी के लिए स्क्वाड 1 के मेंशन पर जाता है जहाँ पर एक बड़ा गेट बंद था और हिराकू के चिल्लाने के बाद भी वो गेट नहीं खुल रहा था, जो देखकर वो काफी जरा मायूस हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से हिराकू को एक जोरदार किक पड़ती है जिससे वो दूर जाके गिरता है। और ये किक उसे और किसी ने नहीं बल्कि चुटकी ह्योरी ने मारा था, और वो भी एक लेफ्टिनेंट है। यानी ये दोनों पहले सोल सोसाइटी में ही काम करते थे और ह्योरी की हरकत पहले भी वैसे ही थी जैसे प्रेजेंट में है। और ह्योरी की इस हरकत से हिराकू काफी जरा भड़क जाता है, लेकिन बेदमोश ह्योरी इस पर फिर से हिराकू को चिढ़ाने लगती है। लेकिन तभी कोई आके ह्योरी को एक जोरदार पंच मार देता है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि लव था, जो कि उनके टीम का ही मेंबर था। याद है आप सभी को, मतलब हिराकू की पूरी गैंग है यहाँ पर, जो कि पहले सोल सोसाइटी में ही थे, लेकिन लव दूसरे स्क्वाड में से है। और ह्योरी इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि कोई दूसरी स्क्वाड का मेंबर ऐसे ही उन्हें नहीं मार सकता। और ह्योरी को मार खाता हुआ देख बेदमोश हिराकू से बाहियात चेहरा बनाकर चिढ़ाने लगता है। ये बंदा भी कम थोड़ी ना है जो मार खाने की हरकत करता ही रहता है। और ये देखकर ह्योरी और भी ज्यादा भड़क गई थी, लेकिन तभी लव उसे यहाँ से लेकर चला जाता है। और हिराकू तो उसे अब भी चिढ़ा ही रहा था, जो देखकर आइजन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि एक कैप्टन को ऐसी हरकत करता हुआ देख आइजन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और कुछ देर बाद ये सभी हेड ऑफिस तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर कैप्टन क्योराको और कैप्टन युकिटाके भी थे और कैप्टन उनाहाना भी थी। और असलियत में ये सेरेमनी इसलिए रखा गया था क्योंकि आज उनके टीम के एक कैप्टन का प्रमोशन हो गया और उस कैप्टन का नाम है हिकिफुने। और क्योंकि अब उसका ट्रांसफर हो चुका है तो उस कैप्टन के सीट पर कोई एक दूसरा कैप्टन चाहिए, जिस बात को डिस्कस करने के लिए इन सभी कैप्टन को बुलाया गया है। लेकिन हिराकू इस बात से थोड़ा परेशान था क्योंकि इन कुछ सालों में ही कई सारे कैप्टन बदल गए, जो कि काफी अजीब है क्योंकि पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। एक कैप्टन हजारों सालों तक राज करता था। और अभी हम देखते हैं कि रोज भी स्क्वाड 3 का कैप्टन है, मतलब प्रेजेंट में हिराकू के टीम के बंदे कोई कम बंदे तो नहीं है। पहले ये सभी कैप्टन हुआ करते थे और इन पूरे कैप्टन के टीम में सिर्फ कैप्टन क्योराको, कैप्टन युकिटाके और कैप्टन उनाहाना और हेड कैप्टन यामामोतो ही है, जो कि कई सौ सालों तक नहीं बदले और कैप्टन ही रहे। और ये सभी कैप्टन्स मिलके इस प्रमोशन के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी आइजन इन सभी कैप्टन से पूछ पड़ता है कि क्या कैप्टन्स को प्रमोशन मिलने से उनकी ज्वाइनिंग सेंट्रल 46 में होती है। लेकिन इस पे क्योराको कहता है कि आइजन जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनकी ज्वाइनिंग स्क्वाड 0 पर होती है, रॉयल स्पेशल टास्क फोर्स, यही उसका नाम है। और अभी यहाँ पर और एक बुढ़ा कैप्टन आ जाता है और ये बुढ़ा स्क्वाड 2 से है, लेकिन इस बुढ़े की लेफ्टिनेंट यूरोइची थी, जो की रिसेंट ही एक लेफ्टिनेंट बनी है। और हिराकू जो यूरोइची को देखकर भी काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि अब लेफ्टिनेंट्स को भी काफी जल्दी चेंज कर दिया जा रहा है, जो कि काफी सोचने वाली बात है। और फिर कुछ देर बाद हम यूरोइची को देखते हैं जो कि अपने ट्रेनिंग एरिया पर थी, लेकिन तभी उसे खतरे का एहसास होता है और पलक झपकते ही उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि किसुके उराहारा था, जो कि खुद एक लेफ्टिनेंट था। और आप सभी को तो पता ही है कि ये दोनों पहले दोस्त थे जो कि इसी जगह पर अपनी ट्रेनिंग किया करते थे। और असलियत में यूरोइची ने उराहारा को एक मुश्किल टास्क दिया था जिसको उराहारा ने कंप्लीट कर दिया, जो जानकर यूरोइची काफी ज्यादा खुश होती है। और उसने ये टास्क इसलिए दिया था क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उराहारा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ताकि वो स्क्वाड 12 के कैप्टन के सीट पर उराहारा की पोस्टिंग कर सके। और उसने इसकी रिक्वेस्ट हेड कैप्टन यामा से कर दी है और जल्दी हेड कैप्टन यामा उराहारा की एग्जाम लेने वाले हैं। और ये बोलकर यूरोइची यहाँ से चली जाती है और उराहारा तो हैरान ही रह जाता है कि आखिर ये सब क्या हो गया। और फिर कुछ देर बाद हम यूरोइची को देखते हैं जो कि बैठकर आराम फरमा रही थी और उसकी लेफ्टिनेंट थी सोइफोन, जिसके बारे में आप सभी को तो पता
पता ही है। और अब सुईफोन काफी ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके हिसाब से योरोइची को उराहारा के साथ नहीं रहना चाहिए क्योंकि उराहारा स्क्वाड 12 के कैप्टन बनने का लायक ही नहीं है। वो डिपार्टमेंट काफी ज्यादा जरूरी डिपार्टमेंट है और वो ये बात योरोइची को भी बताती है, लेकिन योरोइची इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। और तभी हमें वो पल दिखाया जाता है कि आखिर सुईफोन उराहारा से इतनी नफरत क्यों करती है। असलियत में वो योरोइची की एक मैसेज लेकर उराहारा के रूम के पास जाती है और वो उसे कई बार चिल्लाती भी है, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता, जो देखकर वो उराहारा के रूम के गेट को खोल देती है और तुरंत उसके अंदर से गंदी बदबू निकलने लगती है जो कि काफी ज्यादा बदबूदार थी। और उस गंदे बदबू के अंदर से उराहारा भी एक गंदे हालत में बाहर निकलता है, जिसे देखकर लग रहा था कि उराहारा शायद 3 या 2 दिनों से नहीं सोया और उसके रूम की हालत भी एक कबाड़ खाने से कम नहीं थी। और ऊपर से उससे उराहारा का बिहेवियर भी अच्छा नहीं लगता और इसी कारण से वो उराहारा से इतनी नफरत करती है। तो वो ये बात योरोइची को बताती है कि उराहारा एक नंबर का पागल, गंदा और लालची है। ऊपर से वो काफी ज्यादा धीमा भी है जो कि एक कैप्टन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन इस पे योरोइची कहती है कि वो सुईफोन के बातों पर एग्री करती है। सच में उराहारा ऐसा ही है, लेकिन वो सुईफोन से पूछती है कि आखिर वो उराहारा के पीछे क्यों पड़ी है, लेकिन इस पे सुईफोन कोई भी जवाब नहीं दे पाती, जो देख योरोइची जोर जोर से हंसने लगती है। योरोइची के जवाब मिलने के बाद भी सुईफोन बिल्कुल भी हार नहीं मानती क्योंकि वो योरोइची की काफी फिक्र करती है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए वो उराहारा की असलियत योरोइची के सामने लाकर ही रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और अब से सुईफोन उराहारा पर पूरा नजर रखने लगती है कि आखिर वो दिन भर कहा जाता है, किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है, अपने जरूरत के कामों को छोड़कर कौन से बेहुदा के काम करता है, और आखिर वो कितना समय अपने दोस्तों के साथ दारू पीने में लगा देता है। इन सब की एक डिटेल नोट सुईफोन बना लेती है ताकि वो ये योरोइची को दिखा सके और योरोइची को इससे उराहारा के असलियत के बारे में पता चले कि आखिर वो किस टाइप का बंदा है। और अब जो उसका रिसर्च पूरा हुआ तो वो उसे दिखाने के लिए योरोइची के पास जाने लगती है, लेकिन अफसोस योरोइची के पास उराहारा पहले से ही मौजूद था और अब उराहारा कैप्टन का एग्जाम देने जाने वाला है। और योरोइची चाहती है कि इस पर सुईफोन उराहारा की मदद करे और उराहारा के साथ जाए, लेकिन सुईफोन ऐसा करने के लिए साफ तौर से मना कर देती है। तो इस पे योरोइची उससे कहती है कि सुईफोन को इतना शर्माने की कोई जरूरत नहीं। योरोइची को पता है कि वो उराहारा को पसंद करती है क्योंकि सुईफोन सुबह से ही उराहारा का पीछा कर रही थी और उस पर नजर रख रही थी। ऐसा काम तो सिर्फ प्रेमी ही करते हैं। ये सुनकर सुईफोन काफी ज्यादा भड़क जाती है और सीधे अपने रिसर्च नोट्स को दिखाती है जो कि उसने उराहारा पर बनाया था। और योरोइची भी इन नोट्स को काफी गहराई से पढ़ने लगती है क्योंकि सुईफोन ने इसे काफी डिटेल में लिखा है और खुद उराहारा भी ये देखकर हैरान था कि सुईफोन इतनी डिटेल से ये सब कैसे लिख सकती है। और योरोइची भी सुईफोन के इस काम से काफी इम्प्रेस होती है कि सुईफोन ने ये सब जासूसी नहीं की बल्कि अपने प्रेम भरे कथा को लिखा है। ये सुनकर सुईफोन और भड़क जाती है क्योंकि उसके दिल में तो उराहारा के लिए कुछ था ही नहीं, लेकिन सुईफोन के चेहरे से तो ये नहीं लगता, शायद कुछ ना कुछ खेल तो चल रहा है जो कि सुईफोन नहीं बताना चाहती। और तभी इसी वक्त वहाँ पर उराहारा का एक गार्ड आ जाता है और उसे उराहारा ने एक इन्फॉर्मेशन के लिए रखा था। उसने इस गार्ड को ऑर्डर दिया था कि वो अपने सभी मेंबर्स को एकजुट करे और उसके बाद उसे इन्फॉर्म करे। और अब उसकी तैयारी हो चुकी है, जहाँ जाने के लिए उराहारा योरोइची से ऑर्डर मांगती है और योरोइची भी कुछ गहराई से सोचकर उसे यहाँ से जाने का ऑर्डर दे देती है। लेकिन उराहारा को जल्दी लौटना होगा क्योंकि एग्जाम की तैयारी शुरू हो चुकी है, उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। और योरोइची के इस डिसीजन को देखकर सुईफोन उसे सीरियस होकर कहती है कि आखिर योरोइची उराहारा को ऐसे जाने क्यों दे रही है, क्योंकि एग्जाम के लिए तो उनके पास ज्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस समय में उराहारा वापस नहीं आया तो उनके स्क्वाड की बेइज्जती होगी, खासकर लेडी योरोइची की। लेकिन योरोइची को उराहारा पर पूरा भरोसा था, जिसे वो बिना सोचे समझे यहाँ से जाने दे देती है। और यहाँ पर उराहारा अपने बंदों के पास पहुँच जाता है और असलियत में ये सभी एक मिशन पर थे। इस झोपड़ी में कुछ दुश्मन छुपे हुए हैं जो कि सोल सोसाइटी के गद्दार हैं और उराहारा की टीम को मिलकर इन्हें मारना है। लेकिन इन दुश्मन को इन सभी का यहाँ होने का पता चल गया था, जिससे ये सभी आगे जाने के लिए घबरा रहे थे। और तभी यहाँ पर उराहारा के पीछे पीछे सुईफोन भी आ जाती है, जो इन बंदों को यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी क्योंकि ये सभी बंदे तो वही थे जो कि उराहारा के साथ बैठकर दारू पी रहे थे। और जैसे ही वो समझती है कि इन सभी को यहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा गया है, तभी उसे एहसास होता है कि उराहारा उस होटल में बैठकर इन सभी के साथ दारू पीकर गप्पे नहीं लड़ा रहा था, बल्कि इस मिशन को अंजाम देने का प्लान बना रहा था। वो बिल्कुल गलत साबित हो गई और तभी अचानक से एक तगड़ी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है जो कि उन दुश्मनों का था और इसकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा हाई थी, जिससे ये पता चलता है कि ये बंदे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इससे सुईफोन काफी ज्यादा घबरा गई थी, जो घबराहट के मारे उराहारा को कसके पकड़ लेती है। लेकिन उराहारा उसे साहस देके कहता है कि सुईफोन बिल्कुल भी ना डरे और इसकी चिंता भी ना करे कि वो वापस नहीं लौट पाएगी, क्योंकि जब तक यहाँ पर उराहारा है उसे कुछ भी नहीं होगा। और फिर वो सुईफोन को यहाँ रुकने को बोलती है क्योंकि उराहारा उस झोपड़ी में जाकर उन सभी बंदों से अकेले लड़ने वाला है। ये सुनकर सुईफोन काफी ज्यादा भड़क जाती है और उसे ऐसा करने के लिए मना करती है क्योंकि उसके हिसाब से वो बंदे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे उराहारा अकेले नहीं लड़ पाएगा। लेकिन उराहारा उसकी एक बात नहीं सुनता और बिंदास उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगता है।
सोएफोन उसे बार बार ऐसा करने के लिए मना कर दी है। ये देखकर तो यही पता चल रहा है कि सोएफोन के दिल में उराहारा के लिए कुछ जगह तो है, क्योंकि वो उसकी इतनी फिक्र जो कर रही है। खैर छोड़ो, उराहारा जैसे ही झोपड़ी के अंदर जाता है तो अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी पावर एनर्जी रिलीज होती है, जिसे काबू करना लगभग नामुमकिन था। और इस एनर्जी के शांत होते ही सोएफोन के साथ ये सभी झोपड़ी के अंदर जाते हैं। और सोएफोन तो अंदर का नजारा देखकर ही शॉक में पड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पर मौजूद सभी दुश्मन टपक चुके थे और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उराहारा ने किया था, जिसे सोएफोन कमजोर समझ रही थी। और कुछ देर बाद उराहारा कैप्टन्स मीटिंग या फिर सेरेमनी में पहुंच जाता है, जहाँ योरुइची के साथ कुछ और कैप्टन्स भी थे। और हेड कैप्टन यामामोतो उराहारा की एबिलिटीज की टेस्ट लेने के लिए रेडी थे और उराहारा भी इस टेस्ट के लिए पूरा रेडी था। और सोएफोन जो उराहारा के लिए काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि अब उसे उराहारा के लिए फिक्र होने लगी। और फिर कुछ देर बाद ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जिस टेस्ट को हमें नहीं दिखाया जाता। और सभी कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स अपने स्क्वाड के नए कैप्टन को वेलकम करने के लिए रेडी थे। और अब से स्क्वाड 12 का नया कैप्टन बना द मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर कीसुके उराहारा, जो कि एक कैप्टन के पोस्ट को पाकर बिल्कुल नर्वस है। वो इतना नर्वस था कि उसके मुंह से एक शब्द भी ठीक से नहीं निकलता कैप्टन्स को बोलने के लिए। और ये सभी कैप्टन उराहारा के पोजीशन को देखकर ही समझ गए थे कि ये नया कैप्टन तो बिल्कुल ढीला निकला, लेकिन आइजेन तो उराहारा को एक अलग नजर से ही देख रहा था। और अब उराहारा को इतना नर्वस देखकर योरुइची उससे कहती है कि उसे इतना बच्चों के जैसा नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब वो स्क्वाड 12 का कैप्टन बन चुका है, जिसके ऊपर अब कई सारी बड़ी जिम्मेदारी है। और ये सुनकर उराहारा सीरियस होने की कोशिश करता है। और तभी यहाँ पर हेड कैप्टन यामामोतो भी आ जाते हैं, जो इन सभी कैप्टन के सामने ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर देते हैं कि कीसुके उराहारा अब स्क्वाड 12 का नया कैप्टन बन चुका है और उसे आज से ही अपनी ड्यूटीज को कम्प्लीट करना होगा। और फिर कुछ देर बाद उराहारा को अपने स्क्वाड मेंबर्स से मिलाया जाता है, लेकिन अब भी उराहारा नर्वस ही था, जिसे अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने स्क्वाड मेंबर्स के सामने क्या बोले। और जहाँ तक ये देखकर लगता है कि स्क्वाड 12 के मेंबर्स भी अपने नए कैप्टन उराहारा को देखकर जरा खुश नहीं है। खैर जो भी हो, उराहारा हियोरी से दोस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि हियोरी स्क्वाड 12 की लेफ्टिनेंट है। लेकिन हियोरी ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि अब वो काफी गुस्सा भी है और काफी बुरा फील भी कर रही है, क्योंकि उसे अपने नए कैप्टन उराहारा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके लिए उसकी पहली कैप्टन हिकिफुने ही ठीक थी, उन्हें दूसरे कैप्टन की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्हें खबर दिए बगैर कैप्टन हिकिफुने को प्रमोट कर दिया गया, जो कि इन सभी के लिए एक नाइंसाफी है। और ऊपर से उराहारा तो स्क्वाड 2 से है, वो स्क्वाड जो दूसरों को चुपके मारने में माहिर है। इस टाइप के लोग स्क्वाड 12 के कैप्टन के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ऐसा हियोरी का मानना है। और सच में हियोरी ये सब गुस्से से उराहारा को बोल भी देती है। और सच में इस स्क्वाड के बाकी मेंबर्स के दिमाग में भी यही बात चल रहा था जो हियोरी ने भी उराहारा को बोला, इसलिए वो सभी इस बात पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे। खैर हियोरी के इतना बोलने के बाद भी उराहारा इस पर कुछ नहीं बोलता, बल्कि एक हल्की सी स्माइल देता है। और उसे ऐसे हंसता हुआ देख तो हियोरी और ज्यादा भड़क जाती है कि आखिर उराहारा हंस क्यों रहा है, जबकि हियोरी ने तो उसके स्क्वाड की बेइज्जती कर दी। उसे तो इस बात पर गुस्सा होना था, लेकिन इस पे उराहारा हल्की सी स्माइल देके कहता है कि हाँ तुमने मेरी स्क्वाड की बेइज्जती की, लेकिन अब से मैं स्क्वाड 12 का कैप्टन हूँ। सुबह उठने से पहले ही मैंने ये तय किया था कि मैं स्क्वाड 12 का कैप्टन बन जाऊंगा, और चाहे मेरा पास्ट जैसा भी बीते मुझे उन सबको इग्नोर करना ही होगा। यही तो एक कैप्टन की खूबी है, सबके लिए अच्छे बुरे की पहचान कर पाना। इस पे चाहे कोई मेरे बारे में बुरा ही क्यों ना बोले, और सही मायनों में इसे ही तो कहते हैं शुरुआत करना। उराहारा की ये बात कहीं ना कहीं हियोरी के दिल पर उतर आती है, लेकिन फिर भी वो अपने ईगो को लेके उराहारा को एक जोरदार किक मार देती है, जिससे उराहारा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर हियोरी चुपचाप यहाँ से चली जाती है। और तभी हम हियोरी को देखते हैं, जो बाहर डर के मारे रो रही थी यार, मतलब उसे अपना किक थोड़ा भारी पड़ गया, कुछ ज्यादा ही ढीले में ले रही थी ये बंदी उराहारा को। खैर अब कुछ टाइम बीत जाता है और उराहारा अपने जरूरत के सभी सामानों को अपने मेंशन की तरफ शिफ्ट कर रहा था। और वहाँ पर गुस्सैल हियोरी भी थी, जो उराहारा के इतने सारे सामानों को देखकर काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा भी थी, क्योंकि एक कैप्टन को इतने सारे कबाड़ खाने की कोई जरूरत नहीं होती जितना सारा उराहारा लेके जा रहा है। और वो इसकी कंप्लेन इन सभी वर्कर से भी करती है। और तभी यहाँ पर उराहारा भी आ जाता है और हियोरी उराहारा को देखकर उसे फिर से किक मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस दर्द भरे पलों को याद करके वो इस किक को रोक लेती है और गुस्से से उराहारा के सामानों पर एक किक मार देती है, जिससे इस सामान की रस्सी टूट गई, जिससे वो सभी सामान हियोरी के ऊपर गिर गई। लेकिन समय रहते ही उसे उराहारा ने निकाल लिया, जिसकी शुक्रिया अदा वो अपने किक से करती है। लेकिन उराहारा भी एक अलग बंदा था, जो फिर से हियोरी के पास जाता है अपने हीलिंग किट को लेकर, क्योंकि उसे लगता है कि हियोरी को बड़ी चोट लगी है। लेकिन घमंडी हियोरी उसे यहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि उसे उराहारा की मदद की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उराहारा भी कहाँ हार मानने वाला था, वो जोर जबरदस्ती उसे हील करने की कोशिश करता है, जिससे गुस्सा होकर हियोरी फिर से उसे एक जोरदार किक मार देती है, जिससे उराहारा को काफी ज्यादा दर्द होता है। मतलब ये बंदी भाई कैसी बंदी है यार, जो अपने
कैप्टन तक को रिस्पेक्ट नहीं करती। और अब एक दिन पूरा बीत चुका था और उराहारा अपने स्क्वाड मेंबर्स के सामने खुद को फ्री फील करवाने की बहुत कोशिश करता है और अपने स्क्वाड के सभी मेंबर्स के सामने अच्छे बिहेव करने की भी बहुत कोशिश करता है। लेकिन इन सब के बाद भी स्क्वाड मेंबर्स उसे एक कैप्टन की तरह नहीं मान रहे थे, क्योंकि उराहारा एक कैप्टन की ड्यूटीज को अच्छे से निभा नहीं पा रहा। तो ये देखकर हियोरी उससे कहती है कि अगर उराहारा अपनी ड्यूटीज को ऐसे ही निभा नहीं पाएगा तो उनकी स्क्वाड सभी स्क्वाड्स के सामने एक लूजर स्क्वाड बन जाएगी, और अगर उराहारा ऐसे ही करता रहा तो उनकी स्क्वाड उस रास्ते पर बहुत ही जल्दी उतर आएगी। लेकिन उराहारा इस बात को सीरियस लेकर भी एक ढंग का जवाब नहीं दे पाता, जिससे हियोरी बहुत ही ज्यादा भड़कते हुए उराहारा को एक जोरदार किक मार देती है, क्योंकि अब उराहारा तो उसके नजरों में और भी कई नीचे गिर गया, जो कि एक कैप्टन लेवल तक कभी पहुंच नहीं सकता। और फिर हम कुछ टाइम बाद देखते हैं जहाँ पर उराहारा अपने स्क्वाड मेंबर्स के साथ बैठकर आराम से खुली हवा का मजा ले रहा था, और वो बाकी मेंबर्स को भी छुट्टी दे देता है ताकि वो सब भी थोड़ी देर आराम कर सके। लेकिन तभी यहाँ पर गुस्सेल हियोरी आ जाती है, जो उराहारा को इतना आराम करता हुआ देख काफी ज्यादा भड़क जाती है, क्योंकि ये टाइम उनके ट्रेनिंग का टाइम है, ना कि कोई आराम करने का। लेकिन उराहारा उन सब बातों को इग्नोर करके यहाँ पर बिंदास आराम कर रहा है, जो कि उनके रूल के बिल्कुल खिलाफ है। और हियोरी को ऐसे भड़कता हुआ देख उराहारा उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो सिर्फ कुछ देर ही आराम करेगा, जिसके बाद वो अपने मेंबर्स के साथ ट्रेनिंग करने में लग जाएगा। लेकिन हियोरी जो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं थी, जो सीधे उराहारा के सामने एक चैलेंज को रख देती है कि अगर उराहारा खुद को असलियत में स्क्वाड 12 का कैप्टन मानता है तो वो हियोरी के साथ एक बैटल करे और उसे इस बैटल में हरा के दिखाए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो वो इस स्क्वाड का एक नंबर का लूजर बंदा कहलाएगा। हियोरी अब गुस्से से बिना सोचे समझे ये चैलेंज दे देती है, लेकिन उराहारा फिर से हंसते हुए उसके इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि हियोरी को उसके साथ खाली हाथों से ही लड़ना होगा, ना कि कोई हथियार लिए। और ये दोनों बंदे तो उन दोनों के इस चैलेंज को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए थे, क्योंकि उनके हिसाब से उराहारा तो इस बैटल में कभी भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि हियोरी छोटी हो सकती है लेकिन उसकी स्ट्रेंथ एक हट्टी कट्टी लड़ाकू आदमी से भी काफी ज्यादा बेहतर है। और फिर ये दोनों लड़ाकू मैदान पर उतर आते हैं, और तभी उराहारा हियोरी से कहता है कि हियोरी चाहे तो उसके ऊपर किसी भी साइड से अटैक कर सकती है, इस पर कोई भी रूल नहीं आएगा। और ये सुनकर ही हियोरी तुरंत उराहारा के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ी है, और उराहारा भी हंसते हुए इस अटैक को रोकने के लिए रेडी था। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं होता, क्योंकि हियोरी बहुत ही तेजी से उराहारा के मुंह पर एक बहुत ही तगड़ी किक मार देती है, जिससे उराहारा चाहकर भी नहीं बच पाता, और वो एक ही अटैक में इस बैटल को हार जाता है। और उराहारा को ऐसे हारता हुआ देख हियोरी कुछ भी नहीं बोलती, जो कि सीधे यहाँ से निकल जाती है। और यहाँ पर उराहारा की हालत तो इतनी ज्यादा खराब थी कि वो अपने पैरों के दम पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और कुछ देर बाद हम हियोरी को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हियोरी जब उराहारा के ऊपर अपनी किक मारने के लिए जाती है तो तभी एक सेकंड के लिए उराहारा उसके हमले को डॉज करके एक हल्की सी स्माइल देता है और वापस अपनी पोजीशन पर चला जाता है, जिससे उसे किक लग जाती है। असलियत में उराहारा ने उसके हमले को पहले ही पढ़ लिया था। अगर वो चाहता तो वो हियोरी के इस अटैक से डॉज कर पाता, लेकिन उसने जानबूझकर हियोरी के अटैक को अपने ऊपर ले लिया ताकि उन सभी स्क्वाड मेंबर्स के सामने हियोरी की बेइज्जती ना हो जाए। और उराहारा की इस लेवल की काबिलियत को देखकर हियोरी ये समझ जाती है कि उराहारा कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो बस कमजोर होने का ढोंग करता है। इसी बात को सोचकर हियोरी परेशान हो रही थी। और अब काफी समय बीत जाता है, जहाँ रात हो चुकी थी और उराहारा अभी तक वहाँ पर ही था जहाँ पर हियोरी और उसकी बैटल हुई थी। लेकिन उराहारा उस बैटल से काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि वो हियोरी के साथ घुल मिलने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहा। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। और तभी यहाँ पर कैप्टन हिराको भी आ जाता है, जो उराहारा को इतना उदास देखकर ही समझ गया था कि उराहारा इस कैप्टन के पोस्ट पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा। इसलिए वो उराहारा को कुछ एडवाइस देता है कि उसे अपने स्क्वाड मेंबर्स को कैसे लीड करना है और हियोरी के साथ कैसे बिहेव करना है। और साथ ही साथ वो उराहारा से कहता है कि ताकतवर कमजोर पर दया दिखा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो ऐसा करे। उराहारा जितना हो सके चीजों को अपनी तरह करे, और अगर इस पे उसका कोई साथ ना दे तो वो उनके लीडर बनने का लायक नहीं है। दूसरे की आंसू से इस पर उराहारा को कोई भी फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यही एक कैप्टन को अंधा कर देता है। और वो उराहारा को ये बात बोलकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो थोड़ी दूर जाके कहता है कि आइजन भला यहाँ कब तक छुपा रहेगा। और जैसे ही वो हवा में ही अपने हाथ को फैलाता है तो तभी अचानक से वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाती है, जिसके अंदर भाई सच में आइजन था। भाई ये हिराको तो कोई कम बंदा नहीं है यार, इसकी सेंसर पावर तो देखो। और खुद आइजन भी उसके इस पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे लगा ही नहीं था कि हिराको को उसके बारे में पता चल जाएगा। और अब हिराको भी एक अलग मूड पर था, जिससे वो आइजन से कुछ सवाल जवाब नहीं करता। लेकिन आइजन यहाँ पर आया है तो जरूर उसके दिमाग में कोई खिचड़ी पकड़ी ही होगी। और अब हम कुछ देर बाद उराहारा के कैप्टन ऑफिस या फिर उसके रूम को देखते हैं, जिसको उसने फुली मॉडिफाइड कर दिया था लाइक ए साइंटिस्ट लैब। और हियोरी अभी तक उसके साथ ही थी, जो उराहारा के रूम को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि उसने तो इस कमरे की धज्जियां उड़ा दी। ये कमरा उनके पहले कैप्टन हिकिफुने की थी, जिसे उसने बहुत ही अच्छे से रखा था, लेकिन उराहारा ने सब कुछ बिगाड़ दिया। उराहारा उसे समझाने की
कोशिश करता है कि उसने इस रूम को बिगाड़ा नहीं बल्कि इसे थोड़ा मॉडिफाई किया है ताकि उससे अपने रिसर्च पे कोई हेल्प हो सके। ये बात सुनकर ह्योरी और ज्यादा भड़क गई थी, जो सीधे उसके मुंह पर एक पंच लगा देती है। लेकिन उराहारा इस पंच को खा के भी ह्योरी को शांति से कहता है कि उससे अब ह्योरी की एक मदद की जरूरत है। ह्योरी को अब उसके साथ मैगॉट नेस्ट पर चलना होगा और ह्योरी जो मैगॉट नेस्ट का नाम सुनकर ही परेशान हो जाती है क्योंकि उसने तो ऐसी जगह का नाम कभी सुना ही नहीं। तो वो कुछ सोचकर मान जाती है वहाँ जाने के लिए। लेकिन इन दोनों को वहाँ जाने के लिए कैप्टन योरोइची की परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि वो एरिया योरोइची के देखरेख पर है जहाँ वो बिना इजाजत के नहीं जा सकते। तो वो दोनों योरोइची से परमिशन लेने के लिए उसके पास जाते हैं और योरोइची को भी उराहारा पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उराहारा को इसकी इजाजत दे देती है। और ये देखकर सुइफोन काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मैगॉट नेस्ट खतरे से भरा हुआ है जहाँ पर उराहारा और ह्योरी बिल्कुल भी सेफ नहीं होंगे। लेकिन उराहारा बिना टेंशन के ह्योरी के साथ मैगॉट नेस्ट की तरफ बढ़ने लगता है और उराहारा जाते जाते ह्योरी को अपने स्क्वाड के बारे में सब कुछ बता देता है कि स्टेल्थ फोर्स वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत 13 कोर स्क्वाड से काफी ज्यादा अलग है। फोर्स सबसे महान नोबल क्लैंस में से एक जिसमें बेमिसाल सोल रीपर्स पावर है और अगर जब कोई शिहोइन क्लैन का मेंबर 13 कोर स्क्वाड का कैप्टन बनता है तो उसकी स्क्वाड स्टेल्थ फोर्स से जुड़ जाती है। और अब योरोइची शिहोइन जो कि सुप्रीम कमांडर भी है और स्क्वाड 2 की कैप्टन भी। इसका मतलब कि स्टेल्थ फोर्स अब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर स्क्वाड 2 का पूरा कंट्रोल है। और अब स्टेल्थ फोर्स 5 यूनिट में डिवाइड है और उराहारा यूनिट 3 का लीडर था जिसका काम था एक जेल की रखवाली करना और जुर्म करने वालों को कैद करना, यही उसकी ड्यूटी थी। लेकिन यूनिट 3 का और एक ड्यूटी भी था जो कि मोस्टली सीक्रेट था। उन्हें उन सभी सोल रीपर्स की जांच पड़ताल करके उन्हें कैद करना था जिनकी सोच और हरकतें या तो सोल रीपर्स के लिए खतरा थी या फिर सोल सोसाइटी के लिए। और ह्योरी भी ये बात सुनकर थोड़ा हैरान थी क्योंकि वो ये बात पहले नहीं जानती थी कि सोल रीपर्स को भी कैद किया जाता है। खैर अब ये दोनों अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे जो कि वह सच में काफी सीक्रेट और काफी अंडरग्राउंड एरिया है और खुद ह्योरी ने भी नहीं सोचा था कि वो जेल इतना ज्यादा अंडरग्राउंड में भी हो सकता है। खैर ये दोनों जैसे इस जेल के अंदर पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहले से ही कई सारे कैदी मौजूद थे जिनकी गुस्से से भरी नजर उराहारा और ह्योरी पर ही थी। और इन सभी कैदियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, वो जैसे भी रहेंगे जो भी करेंगे वो सब इसी जेल के अंदर ही होगा। और उराहारा ह्योरी को सावधान करता है क्योंकि ये सभी कैदियां काफी ज्यादा खतरनाक है, वो कभी भी कहीं से भी इन दोनों के ऊपर हमला कर सकते हैं। और ह्योरी इन कैदियों को देखकर उराहारा से पूछती है कि आखिर इन कैदियों ने क्या गुनाह किया था जिसकी इन्हें ये सजा मिली। तो इस पे उराहारा कहता है कि इन सभी ने कोई भी गुनाह नहीं किया, कोई भी गलत कदम नहीं उठाया। ये वो लोग हैं जिन्हें सेरेटी के हिसाब से खतरनाक घोषित कर दिया गया। हालांकि इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो उराहारा की टीम ने इन्हें परखा भी नहीं, लेकिन इन्हें खुला छोड़ना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसलिए इन सभी को जेल में रखा गया है। उराहारा की ये बात सुनकर ह्योरी गुस्सा हो जाती है क्योंकि अगर इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो आखिर इन्हें जेल में क्यों रखा गया है, ये तो सरासर नाइंसाफी है। ये सुनकर उराहारा उससे पूछता है कि आखिर अब तक ह्योरी के स्क्वाड में से कितने बंदों ने सोल रीपर ड्यूटी से रिजाइन किया। लेकिन इस पे ह्योरी के पास देने के लिए कोई भी जवाब नहीं था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि आखिर कितने बंदों ने रिजाइन किया। तो इस पे उराहारा एक अनएक्सपेक्टेड बात बोलता है, ह्योरी तुम अब तक अनजान थी, सच्चाई ये है कि कोई भी मेंबर कभी रिजाइन कर ही नहीं सकता। जिन्हें कुछ पर्सनल कारणों से अपनी ड्यूटी छोड़नी पड़ती है वो स्क्वाड लीव पर रहती है और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वो मेंबर वापस स्क्वाड में आ सकता है, चाहे इसमें कितना वक्त भी क्यों ना लग जाए। और इस रूल को कहते हैं एक्सप्लोजन। लेकिन कोई मेंबर अपनी मर्जी से स्क्वाड नहीं छोड़ सकता। उराहारा की ये बात सुनकर ह्योरी भी कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि आखिर ये उराहारा क्या बोल रहा है। लेकिन उराहारा फिर से कंटिन्यू करता है, रिजाइनिंग का मतलब उन बंदों को स्पेशल कॉन्फिनेंट में भेज दिया जाता है जो कि ये जेल है। उन सभी मेंबर्स को इस जेल में डाल दिया जाता है जो कि अपने मन मर्जी से रिजाइन करते हैं क्योंकि सेरेटी के हिसाब से जो मेंबर्स अपने ड्यूटी से रिजाइन करते हैं वो सभी बेकार होते हैं। और सेरेटी के हिसाब से बेकार शब्द का कोई मतलब नहीं होता, बेकार जो आगे चल के खतरनाक बन सकते हैं, इसलिए उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है और इस जेल में लाइफ टाइम के लिए कैद कर दिया जाता है। और यही है सेरेटी पर राज करने वाली सेंटरल 46 की फिलोसफी जिसे ना चाहकर भी हमें मानना पड़ता है। लेकिन जब से मुझे यहाँ का यूनिट लीडर बनाया गया है तब से मेरे दिमाग पर सिर्फ एक ही बात चल रहा था, हाँ मैं मानता हूँ यहाँ सभी लोग खतरनाक हैं, लेकिन जितना भी कहूँ यहाँ कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनका खतरा कुछ अच्छा काम आ सकता है अगर हम उन्हें एक ऐसा माहौल दे पाए जहाँ वो अपनी पूरी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर पाए और खुद को परख पाए। उराहारा की ये बात सुनकर ह्योरी और ज्यादा भड़क जाती है क्योंकि अगर यहाँ कैद सभी बंदे खतरनाक ही हैं तो उराहारा उनकी एबिलिटीज को आखिर क्यों यूज करना देना चाहता है। और तभी यहाँ पर एक कैदी आ जाता है जो कि ह्योरी को जानता था। असलियत में ये बंदा ह्योरी के स्क्वाड मेंबर से ही एक था जिसे ह्योरी अच्छे से जानती थी और इसे तो देशद्रोही बोल के इसी जेल में डाल दिया गया था। और ये बंदा अपने स्क्वाड में काफी बलबलाता रहता था,
इसलिए हियोरी ने इसका नाम फतामू रख दिया था। खैर ये बंदा हियोरी के पास आके रो रो के उसे भीख मांगने लगता है कि हियोरी उसे यहाँ से ले जाए। उसने कोई भी गलत काम नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसे जेल में डाल दिया गया और वो बार बार रोते हुए सिर्फ यही कह रहा था। और हियोरी को भी उसकी बात सुनकर काफी बुरा लगता है। लेकिन तभी अचानक से हियोरी के पीछे एक बंदा आ जाता है जो हियोरी को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन एन मौके पर उड़ाहड़ा के उस बंदे के अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। अरे यार, मैं कैप्टन क्या बन गया, 2-3 दिन में मेरी शक्ल ही भूल गए, जबकि मैंने तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रखा था। और वो ये बोलकर इस बंदे को दूर में पटक देता है। लेकिन बैक टू बैक यहाँ मौजूद कुछ कैदी लगातार उड़ाहड़ा के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जिन्हें उड़ाहड़ा काफी आसानी से निपटा रहा था, जैसे कि ये सभी बंदे उसके लिए कुछ हो ही ना। और हियोरी जो उड़ाहड़ा को इतनी फुर्ती से लड़ता हुआ देख शौक में थी, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था कि उड़ाहड़ा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर उड़ाहड़ा एक एक करके इन सभी बदमाश बंदे को ठिकाने लगा देता है, जो देखकर बाकी सभी बंदे आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं करते। और उड़ाहड़ा की इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा के फतामू हियोरी को ही होस्टेज बना लेता है और उड़ाहड़ा से डिमांड करता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, नहीं तो वो हियोरी को यहीं पर मार देगा। लेकिन उड़ाहड़ा इस पे बिल्कुल बिंदास मूड में कहता है, तुम्हारा नाम तो फतामू था ना, खैर छोड़ो जो भी हो, शायद तुमने गलत बंदी को होस्टेज बना लिया। और ये बोलते ही तभी हियोरी अपने सिर के एक ही शॉट से फतामू को बहुत दूर फेंक देती है। और हियोरी के इस जबरदस्त शॉट से फतामू का मुंह तो और ज्यादा फट जाता है भाई। और अब हियोरी जो पहले इस बात का नारा लगा रही थी कि उड़ाहड़ा जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, ये सभी कैदी खतरनाक नहीं है, वो अब इस हालत को देखकर ये बोल रही थी कि ये सभी बंदे तो सच में खतरनाक है, इन सभी को इस जेल में से निकलने देना ही नहीं चाहिए। देखो बंदी एक ही सेकंड में पलट गई। खैर अब इन दोनों का यहाँ कोई काम नहीं, तो फिर उड़ाहड़ा हियोरी को आगे ले जाने लगता है। और अब उड़ाहड़ा इससे भी एक अंडरग्राउंड जगह पर जा रहा था, जहाँ पर वो एक सीक्रेट बंदे से मिलने वाला है। और उसे सीक्रेटली इसलिए रखा गया है क्योंकि वो बंदा इन सभी कैदियों से बहुत ज्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में उड़ाहड़ा हियोरी को भी बताता है। और भाई उड़ाहड़ा जिस सीक्रेट बंदे से मिलने आया है वो और कोई नहीं बल्कि कुरोत्सुजी मायूरी था। और इसे तो आप सभी जानते ही होंगे, ये बंदा प्रेजेंट में स्क्वाड 12 का कैप्टन है। मतलब भाई इस स्टोरी में हो क्या रहा है यार, मायूरी पहले उड़ाहड़ा का एक कैदी था। खैर वो सब बात छोड़ो, मायूरी उड़ाहड़ा को देखकर उससे पूछता है कि आखिर आज उड़ाहड़ा को कौन सी जरूरत पड़ गई जो खुद चलकर यहाँ पर आया। तो इस पे उड़ाहड़ा उससे कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उसे मायूरी की जरूरत है और वो उसे जेल से बाहर ले जाने आया है। उड़ाहड़ा की ये बात सुनकर हियोरी परेशान हो जाती है कि आखिर उड़ाहड़ा इसे जेल से बाहर क्यों लाना चाहता है, क्योंकि ये बंदा तो सबसे ज्यादा खतरनाक है, इसे खुले में छोड़ना इनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन इस पे उड़ाहड़ा कुछ बोल पाता कि तभी मायूरी उड़ाहड़ा के साथ बाहर जाने के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपने इस जेल में बंदी छोटी जिंदगी में ही खुश है, उसे बाहर की दुनिया देखने की कोई जरूरत नहीं। और ऊपर से मायूरी उड़ाहड़ा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए वो उसके साथ हरगिज नहीं जाएगा और ना ही उसकी मदद करेगा। और मायूरी की ये जवाब सुनकर उड़ाहड़ा उससे कहता है कि वो स्क्वाड 12 के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाला है, जैसा ऑर्गेनाइजेशन सोल सोसाइटी में कभी नहीं थी, और वो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम देगा डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और अगर मायूरी इस काम में उसकी मदद करे तो वो उसे इस डिपार्टमेंट का राइट हैंड बना देगा, या फिर समझ लो उसे डिप्टी ऑफिसर बना देगा। लेकिन उड़ाहड़ा का ये ऑफर भी मायूरी सीधे दौर से ठुकरा देता है। तो इस पे उड़ाहड़ा सीरियस होकर उससे कहता है कि अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो वो उड़ाहड़ा को छोड़ के दूसरे नंबर पर आएगा जो कि इस डिपार्टमेंट में होगा। और अगर बाय चांस उड़ाहड़ा की किसी तरीके से मौत हो गई तो इस डिपार्टमेंट का लीडर खुद मायूरी बन जाएगा, या फिर समझ लो इस डिपार्टमेंट और स्क्वाड 12 का पूरा कंट्रोल मायूरी के पास होगा। उड़ाहड़ा की ये बात सुनकर मायूरी के दिमाग में थोड़ी चेंजेस आती है और वो हंसते हुए इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि इसमें उसका ही फायदा है जो कि वो पहले से ही चाहता था। खैर अब हम कुछ देर बाद एक बच्चे को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग कर रहा था, और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि ब्याकुया कुचिकी है, जिसे उसका दादाजी ट्रेन करवा रहा था। और अब ब्याकुया की ट्रेनिंग को और हाईली परफॉर्म करने के लिए उसका दादाजी, जिसका नाम गिनरे कुचिकी है, वो योरोइची को यहाँ पर लाती है, जिससे वो ब्याकुया की ट्रेनिंग में मदद कर सके। लेकिन ब्याकुया जो योरोइची को पहले से ही जानता था और उसे पहले से ही योरोइची पसंद नहीं थी, क्योंकि योरोइची ब्याकुया के साथ कुछ अलग हरकतें करती रहती है, इसलिए ब्याकुया उसे पसंद नहीं करता। तो वो योरोइची को यहाँ से जाने को बोलता है, लेकिन योरोइची भी कम थोड़ी ना थी, वो सीधे फिर से ब्याकुया को परेशान करने लगती है, जिससे ब्याकुया का गुस्सा सातों आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन योरोइची उसे ट्रोल करते हुए अपने फ्लैश स्टेप टेक्निक से यहाँ से भाग जाती है। लेकिन ब्याकुया भी कम थोड़ी ना था, वो भी अपने फ्लैश स्टेप टेक्निक का इस्तेमाल करके उसका पीछा करने लगता है। और ये देखकर हमें यही पता चलता है कि योरोइची पहले ब्याकुया की मास्टर थी, लेकिन प्रेजेंट में ब्याकुया की नजरों में योरोइची कुछ और ही है। खैर इस तरफ हम कैप्टन युकिटाके को देखते हैं, जिसके साथ सिग्मा काइन बैठा हुआ था, जिसे युकिटाके ने यहाँ बुलाया था, क्योंकि युकिटाके काइन को उसका लेफ्टिनेंट बनने का ऑफर देता है। लेकिन काइन उसका लेफ्टिनेंट बनने के लिए राजी नहीं था, इसलिए युकिटाके उसे जोर जबरदस्ती मनाने लगता है, क्योंकि काइन का बिहेवियर उसे काफी अच्छा लगता है। और तभी युकिटाके
ताकेटा के काइन से कहता है कि क्या काइन को पता है इस साल इनके सोल रीपर ग्रुप में एक कमाल का बच्चा आने वाला है जिसने सोल रीपर एकेडमी को एक ही साल में ग्रेजुएट कर दिया था, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है। और ये बच्चा लगभग बियाकुया कुचिकी के टक्कर का है जो कि शायद स्क्वाड 5 में जाने वाला है। और फिर हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसके बारे में ये दोनों बात कर रहे थे। और इस बच्चे ने यहाँ पर कुछ सोल रीपर्स को मार दिया था और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि गिन इचिमारू था जिसके पास पहले ही आइजेन पहुंच चुका था, जो कि गिन की काबिलियत को देखकर काफी ज्यादा हैरान है और उसके स्किल्स से काफी ज्यादा इम्प्रेस भी है। और यही से आइजेन और गिन की कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। खैर ये बात गई और अब इसी साल सोल रीपर एकेडमी में और एक नया बंदा एंट्री मारा है जो आते ही पल भर में काफी सारे सोल रीपर्स को टपका देता है। और शायद ये बंदा गिन इचिमारू से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और अब हम कुछ देर बाद एक भयानक नजारे को देखते हैं जहाँ पर मौजूद कुछ सोल रीपर्स तड़पते हुए मर रहे थे। और देखते ही देखते वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया था जिन्हें दूर से 3 बंदे देख रहे थे। और ब्लास्ट के बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक भी सोल रीपर मौजूद नहीं था, बस उनके यूनिफॉर्म ही वहाँ पर थे। यानी वो सभी सोल रीपर्स या तो मर गए या फिर गायब हो गए, जिसके बारे में हमें आगे ही पता चलेगा। और इन तीनों बंदे का फेस भी नहीं दिखाया जाता कि आखिर ये तीनों है कौन। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम कैप्टन हिराकू और लेफ्टिनेंट आइजन को देखते हैं जो कि कहीं पर जा रहे थे। और तभी यहाँ पर उराहारा भी आ जाता है जिसके साथ हियोरी और मायूरी भी मौजूद था। और इन तीनों को सुबह सुबह अचानक से यहाँ देखकर हिराकू बहुत कंफ्यूज होता है कि आखिर ये तीनों यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और ये देखकर हियोरी काफी ज्यादा भड़क गई थी क्योंकि कल सोल सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया जिसके बारे में हिराकू को पता होना चाहिए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए वो गुस्से से हिराकू को पीटने लगती है। लेकिन असलियत में तो हिराकू को सब कुछ पता है कि कल सोल सोसाइटी में कौन सी बड़ी घटना घटी और वो इसके बारे में जांच पड़ताल भी कर रहा है। ये बड़ा हादसा रुकोन डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और मुद्दे की बात तो ये है कि इस हादसे को हुए सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई महीनों से हो रहे हैं, जहाँ रुकोन डिस्ट्रिक्ट के लोग अचानक से गायब हो रहे हैं बिना किसी वजह से। ये बात सुनकर उराहारा भी थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे तो लगा था कि इस हादसे को हुए सिर्फ एक दिन ही हुए हैं, लेकिन माजरा तो कुछ और ही है। और आखिर में अब तक जो बंदे गायब हुए हैं उनका अभी तक एक सबूत भी क्यों नहीं मिला, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है। तो इस पे हिराकू कहता है कि उसे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो इतना श्योर जरूर है कि वो सभी बंदे जो अभी तक लापता हुए हैं वो सभी किसी न किसी कारण से गायब हो चुके हैं। क्योंकि भले ही वो बंदे नहीं मिले लेकिन उनके कपड़े वहाँ पर पड़े हुए मौजूद हैं, जो कि इस बात का सबूत है। और उसे यही सेम बात कैप्टन उनोहाना ने भी बताया था जिसके बारे में वो सभी और डीपली रिसर्च कर रहे हैं, जिसका खुलासा बहुत ही जल्दी होगा। और रिसेंट ही रुकोन डिस्ट्रिक्ट में जो बंदे गायब हुए हैं उनकी जांच पड़ताल करने के लिए स्क्वाड 9 वहाँ पर जा रही है। और जब तक जवाब ना मिले तब तक उराहारा और उसे शांति से ही काम लेना होगा। और इस तरफ हम स्क्वाड 9 को देखते हैं जो अपने 4 बंदों के ग्रुप के साथ वहाँ पर जा रहे थे। और इनके स्क्वाड का कैप्टन और कोई नहीं बल्कि विजार्ड गैंग का केंसे था और उसका लेफ्टिनेंट विजार्ड गैंग की माशिरो थी, जो कि पास्ट में एक ही स्क्वाड के थे। और इन सभी के यहाँ आने से पहले एक 10 लोगों का ग्रुप यहाँ पर आया था जिनका मकसद भी जांच पड़ताल करना था, लेकिन वो सभी अभी तक लौट के नहीं गए। तो इन सभी को उन 10 लोगों को भी खोजना है जिस लोकेशन पर ये सभी जाने ही वाले थे। लेकिन तभी अचानक से केंसे को एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज एक बड़े होलो की थी जिसके सामने 3 छोटे बच्चे थे। और ये होलो इन तीनों बच्चों को ही मारने वाला है, जिससे जान बचा के ये तीनों बच्चे भागने लगते हैं। लेकिन ये होलो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जिससे ये तीनों बच्चे चाहकर भी नहीं बच सकते। तो इसीलिए इनमें से एक बच्चा सामने पड़ी लकड़ी को उठा लेता है ताकि वो इस होलो से थोड़ी देर लड़के अपने दोनों दोस्तों को भागने में टाइम दे पाए। लेकिन उसके दोनों दोस्त उसे यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहते क्योंकि ऐसे तो वो मर जाएगा। लेकिन ये बच्चा उन दोनों को यहाँ से जल्दी भागने को बोलता है क्योंकि उनके पास अब ज्यादा समय नहीं है। और ये दोनों बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन तभी इस बच्चे को वो होलो अपने बड़े टेंटिकल से पकड़ लेता है जिससे ये बच्चा चाहकर भी नहीं निकल सकता। लेकिन तभी एन मौके पर वहाँ पर केंसे की स्क्वाड पहुँच जाती है और वो सभी एक साथ इस होलो के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन इस अटैक से भी इस होलो का कुछ नहीं होता क्योंकि ये होलो बाकी होलो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब इनके पास ज्यादा समय भी नहीं है क्योंकि वो होलो इस बच्चे को खाने ही वाला था। और इस बच्चे को भी अपने सामने अपनी मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी अचानक से कैन से एक ही झटके में इस होलो के टेंटिकल को काट दे रहा है जिससे ये बच्चा फ्री हो गया था। और फिर कैन से अपने बाकी मेंबर्स को कहता है कि वो सभी यहाँ से हट जाए क्योंकि वो इस होलो को अकेले ही मार देगा। और फिर कैन से अपने जान भक्तों के सीकाई को रिलीज करता है जिससे एक तगड़ी एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसके सीकाई का नाम है टेकिकाजे। और भाई कैन से अपने जान भक्तों के एक ही स्लैश से इस बड़े होलो को एक ही झटके में टुकड़े टुकड़े में काट देता है। मतलब भाई एक ही स्लैश में बंदा उड़ा देता है इस होलो को। सोच के देखो कैन से कितना स्ट्रॉन्ग था पहले। खैर अब यहाँ पर ये बच्चा कूद कूद के रोने लगता है क्योंकि वो मौत के मुंह से बच के आया। तो उसे ऐसे रोता हुआ देख कैन से उसे चुप रहने को बोलता है। लेकिन इस पे तो ये बच्चा और ज्यादा चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है क्योंकि कैन से का सुख कराने का स्टाइल काफी कैजुअल था। लेकिन जो भी हो
कैंसे इस बच्चे को चुप करवा के उसे मोटिवेट करने लगता है। और आप सभी को पता है कि ये बच्चा कौन है? नहीं ना? तो चलो मैं ही बता देता हूँ। इस बच्चे का नाम है हिसागी, जो कि प्रेजेंट में स्क्वाड 9 का लेफ्टिनेंट है, लेकिन फिलहाल पास्ट में ये छोटा है, जो कि अभी तक एक सोल लीपर भी नहीं बना। खैर ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी माशिरो को एक सोल लीपर की ड्रेस मिलती है, जो देखकर कैंसे और बाकी स्क्वाड मेंबर्स भी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये तो उन्हीं सोल लीपर्स की ड्रेस थी जो इन सभी से पहले यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर सिर्फ एक ड्रेस नहीं बल्कि पूरे 10 सोल लीपर के ड्रेस थे। और ये देखकर यही पता चलता है कि यहाँ पर आए 10 सोल लीपर्स भी किसी वजह से गायब हो गए, जो कि एक चौंकाने वाली बात है। लेकिन हालत को समझते हुए कैंसे तुरंत एक्शन लेता है, तो वो अपने स्क्वाड मेंबर्स को एक एक ड्यूटी दे देता है कि वो सभी ये खबर सेंट्रल 46 तक पहुँचा दे कि यहाँ पर 10 सोल लीपर्स के साथ ये घटना घटी और उन्हें जल्दी स्क्वाड 12 की मदद चाहिए। तो वो उनके पास भी ये खबर पहुँचा देने को बोलता है कि उनका एक टीम मेंबर यहाँ पर आए और जल्दी से जल्दी इसकी जांच पड़ताल करे। और आज रात ये सभी यहीं पर रुकेंगे, क्योंकि होना हो दुश्मन जरूर यही कहीं आसपास होगा जिनको उसे रंगे हाथ पकड़ना है। और फिर ये सभी मेंबर्स अपने अपने ऑर्डर्स को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और कैंसे इसागी को भी यहाँ से जल्दी चले जाने को बोलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। और इसागी जो कैंसे के जोश को देखकर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस है और वो बड़े होकर उसके जैसा ही बनना चाहता है। यही वो अपने लाइफ का एम बना लेता है और शायद ऐसे ही चल के वो स्क्वाड 9 का लेफ्टिनेंट बनेगा। और अब हम कुछ देर बाद उराहारा के लैब को देखते हैं, जहाँ पर मायूरी कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था और ह्यूरी को उसका हेल्पर बना दिया गया था ताकि उससे अपने काम में हेल्प हो। और ह्यूरी भी उसके कामों में अच्छे से हेल्प कर रही थी, लेकिन मायूरी को ह्यूरी का काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, इसलिए वो उसे निकम्मी कहकर चिढ़ाने लगता है। और ये सुनकर ह्यूरी काफी ज्यादा भड़क गई थी, जिससे वो अपने साथ लाए सभी सामानों को तोड़ देती है, क्योंकि उसके इतने हेल्प करने के बाद भी मायूरी उसकी कदर करने के बजाय उसे निकम्मी कह रहा है। और ऊपर से ह्यूरी एक लेफ्टिनेंट है, जबकि मायूरी का रैंक तो उससे नीचे है। और इसके बाद भी मायूरी उसके ऊपर अपना हक जता रहा है, जो कि रूल के बिल्कुल खिलाफ है। और ये सुनकर मायूरी उसे याद दिलाता है कि शायद ह्यूरी भूल गई कि ये उसका स्क्वाड नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जिसका सेकंड कमांडर या फिर डिप्टी लीडर खुद मायूरी है, ना कि ह्यूरी। तो यहाँ पर मायूरी ह्यूरी से ऊपर है, चाहे वो लेफ्टिनेंट ही क्यों ना हो। और ये दोनों इस बात पर बहस कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर नींद से उठकर उराहारा आ जाता है, जो इनकी शोर शराब से नहीं सो पाया। और ह्यूरी तुरंत उराहारा से मायूरी की शिकायत करने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर उराहारा के पीछे वाली डॉल पर जाती है, जो कि काफी अजीब था। तो वो इसके बारे में उराहारा को पूछती है कि आखिर ये चीज है क्या। तो इस पे उराहारा क्लियर करता है कि ये डॉल एक नया गिगाय है, जिसमें उसने काफी सारे अपडेट्स किए हैं और शायद इस गिगाय की टेक्नोलॉजी से वो उस दुश्मन को भी पकड़ पाए, जिसके बारे में अब तक उन्हें कुछ भी नहीं पता। और उराहारा ये सब बात बोल ही रहा था कि तभी यहाँ पर दरवाजे के पीछे कैंसे का स्क्वाड मेंबर आ जाता है खबर को लेके। और फिर टोडो अंदर आके उराहारा को सब कुछ मैटर A to Z समझा देता है। और उराहारा ये सुनकर ही समझ जाता है कि मामला काफी सीरियस है। तो उराहारा टोडो से कहता है कि वो जल्दी ही उनके पास अपने कुछ मेंबर्स को भेज देगा, तब तक टोडो जाके कैंसे की मदद करे। और ये सुनकर टोडो उराहारा का शुक्रिया अदा करके यहाँ से चला जाता है। और फिर कुछ सोच समझकर उराहारा ह्यूरी को स्क्वाड 9 के पास जाने का ऑर्डर देता है, लेकिन ह्यूरी वहाँ जाने के लिए नहीं मानती, क्योंकि वो सुबह से ही बहुत काम कर चुकी है, तो वो काफी ज्यादा थक गई। और फिर भी उनके पास आकोन भी तो है, जो कि सुबह से ही बेकार बैठा है। तो उराहारा उसे स्क्वाड 9 के पास क्यों नहीं भेजता, लेकिन इस पे उराहारा उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कि यहाँ पर ह्यूरी ही एक लौती है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। और इस मिशन को करने के बाद ह्यूरी जो कुछ भी मांगे उराहारा उसे सब कुछ देगा, क्योंकि इस मिशन को करने की असली काबिलियत सिर्फ और सिर्फ ह्यूरी के पास है। और उराहारा के मुंह से अपनी तारीफ करता हुआ सुन ह्यूरी ना चाहकर भी इस मिशन को करने के लिए मान जाती है। तो ये देखकर उराहारा भी बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि ह्यूरी को वहाँ पर कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे वहाँ पर गायब हुए आत्माओं के सैंपल लाना है। तो अपने मिशन को लेकर ह्यूरी जाते हुए उराहारा से कहती है कि ह्यूरी इस मिशन को करने के बाद पूरा दिन सोते ही रहेगी और उराहारा इस पर उसे कुछ भी नहीं कहेगा। और उराहारा भी हंसते हुए ह्यूरी की इस डिमांड को मान लेता है और ह्यूरी यहाँ से चली जाती है। और अब काफी टाइम बीत चुका था और रात हो चुकी थी, जहाँ पर स्क्वाड 9 ने जंगल में ही अपना टेंट बना लिया था, जिसके अंदर कैप्टन कैंसे, माशिरो और कासाकी थे और बाहर बाकी मेंबर्स पहरेदारी कर रहे थे। और तभी यहाँ पर टोडो भी आ जाता है। तो टोडो को यहाँ देखकर बाकी दो मेंबर्स अपनी ड्यूटी को बांट लेते हैं कि एक एक मेंबर 2-2 घंटे पहरेदारी करेगा, तब तक बाकी मेंबर्स आराम करेंगे। और इस पे टोडो भी मान जाता है। और यहाँ पर टेंट के अंदर कैंसे और कासाकी काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ये मामला काफी गंभीर होता जा रहा है। लेकिन माशिरो तो बिना टेंशन के बिंदास सो रही थी, जो देखकर कैंसे उसे जगाने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो घबराते हुए तुरंत बाहर आता है। और भाई बाहर उसके 2 मेंबर्स बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में पड़े हुए थे, जो देखकर कैंसे के होश उड़ जाते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर टोडो पर जाती है, जो इन जख्मी बंदों के सामने खड़ा था। और ये देखकर यही पता चलता है कि इन दोनों को टोडो ने ही मारा है। तो इस पे कैंसे उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, अपने साथियों को ही क्यों मारा।
लेकिन भाई तोरो इस पे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो खुद ही बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हालत में नीचे गिर जाता है। मतलब इन दोनों को तोरो ने नहीं मारा, इन्हें मारने वाला कोई और है। ये देखकर केंसे और कासाकी तुरंत सतर्क हो जाते हैं क्योंकि दुश्मन जरूर उनके आसपास ही है, जिसका टारगेट अब वो दोनों है। लेकिन माशिरो बिल्कुल अकेली अंदर थी, जिससे केंसे बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन तभी कोई पलक झपकते ही कासाकी को एक ही झटके में बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर देता है। और इससे पहले कि केंसे कुछ समझ पाता कि तभी यहाँ पर अचानक से एक डोमेन जैसा बन जाता है, जिसपे केंसे फंस चुका था और उसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही था। और इससे केंसे भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ गया है क्योंकि उसने ऐसा हमला पहली बार देखा है। लेकिन तभी कोई अपने जान पट्टू को केंसे के शरीर के आर पार कर देता है और इससे वो डोमेन भी टूट गया था। और जिस बंदे ने केंसे को पीठ पीछे से मारा वो उसे पहचानता है, लेकिन वो इस पे कुछ भी नहीं कर पाता। और अब स्क्वाड 9 की रिपोर्ट सेरेटी तक पहुंच जाती है कि आखिर स्क्वाड 9 के साथ क्या हुआ। और इस सिचुएशन को देखकर वहां पर इमरजेंसी अलर्ट लगा दिया जाता है और सभी कैप्टन्स को तुरंत स्क्वाड 1 के बैरक्स पर बुलाया जाता है क्योंकि अब स्क्वाड 9 के साथ कैप्टन केंसे और लेफ्टिनेंट माशिरो का स्पेशल पेसर गायब हो चुका है। इसीलिए सभी कैप्टन्स की एक इमरजेंसी मीटिंग रखी गई है। और ये अनाउंसमेंट सुनकर उराहरा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अभी कुछ देर पहले ही हियोरी को स्क्वाड 9 के पास भेजा था। तो वो तुरंत स्क्वाड 1 के बैरक्स की तरफ भागने लगता है और बार बार खुद को ही कोसता रहता है कि आखिर उसने हियोरी को वहाँ पर क्यों भेज दिया, वहाँ पर तो सिर्फ उसे ही जाना चाहिए था। उराहरा भी ये बात समझ चुका था कि ये मामला तो अब ज्यादा ही गंभीर हो चुका है क्योंकि स्क्वाड 9 को तो हराना कोई नॉर्मल बात तो बिल्कुल नहीं है। और अब हियोरी जो कि तेजी से स्क्वाड 9 की तरफ बढ़ रही थी और वो जाते जाते ये सोचती है कि आखिर वो इतने आसानी से उराहरा के जासे में कैसे आ गई, उसका तो ये सब काम था ही नहीं। लेकिन जो भी हो उसे इस बात का एहसास भी होता है कि आखिर उराहरा सोल सोसाइटी के लिए जो कर रहा है वो सिर्फ भलाई के लिए ही है, उसकी टेक्नोलॉजी वाकई में काफी काम आएगी। तो हियोरी को उसकी ये सब मदद करने के लिए इतराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और वो ये सोच कर जा ही रही थी कि तभी उसे अचानक से पास की झाड़ी में से कुछ हलचल सुनाई देती है, जिससे वो हैरानी से वहाँ पर ही रुक गई थी क्योंकि उसे जो भी हो बिल्कुल अलर्ट रहना होगा। लेकिन तभी अचानक से उस झाड़ी में से दो तेज चमकने वाली आंखें निकलती है जो कि शायद किसी होलो या डीमन का होगा। और ये देखकर हियोरी पूरी तरीके से घबरा गई थी क्योंकि हो ना हो ये दुश्मन ही है। और इस तरफ हम स्क्वाड 1 के बैरक्स को देखते हैं जहाँ पर हेड कैप्टन यामा ने सभी कैप्टन्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुला लिया था और वो सभी कैप्टन्स को उस हादसे के बारे में बताते हैं कि आखिर स्क्वाड 9 के साथ कैसा हादसा हुआ और उन सभी का पूरा स्पेशल प्रेशर पूरा गायब हो गया। और अब उनके दुश्मन बिल्कुल भी कमजोर नहीं रहे क्योंकि उसने स्क्वाड 9 से एक तगड़ी स्क्वाड को हरा दिया, जो कि एक नॉर्मल बात तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सिचुएशन को देखकर कैप्टन यामामोटो हादसा हुए जगह पर 5 कैप्टन्स को भेजने का डिसाइड करता है ताकि वो वहाँ पर जाके सिचुएशन को संभाल पाए। और तभी यहाँ पर दौड़ते हुए उराहरा भी आ जाता है जो कि पहले से ही काफी लेट था। लेकिन वो आते ही यामामोटो से रिक्वेस्ट करता है कि वो उन सभी 5 कैप्टन्स के साथ उसे भी जाने का मौका दे। उराहरा की ये बात सुनकर बाकी कैप्टन्स भी थोड़ा हैरान होते हैं क्योंकि मीटिंग के बीच ऐसे बोलना बिल्कुल मना है। और कैप्टन यामामोटो भी उराहरा के रिक्वेस्ट को ठुकरा देता है। ये सुनकर उराहरा काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था जो यामामोटो से कहता है कि यामामोटो उसे वहाँ पर जाने दे क्योंकि वहाँ पर उसकी लेफ्टिनेंट हियोरी गई है। लेकिन इस पे योरोची उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि उराहरा को बिल्कुल चुप रहना चाहिए और खुद को संभालना चाहिए क्योंकि उसने ही जानबूझकर हियोरी को वहाँ पर भेजा था। ये सुनकर उराहरा भी बिल्कुल चुप हो जाता है क्योंकि योरोची बिल्कुल सही बोल रही थी। लेकिन तभी कैप्टन युकिता के उराहरा को कैप्टन्स की लाइन पर लाता है क्योंकि अब तक कैप्टन यामामोटो की आगे की बात कंप्लीट नहीं हुई और उराहरा भी चुपचाप जाके लाइन में खड़ा हो जाता है। जिसके बाद यामामोटो कंटिन्यू करता है और अब वो हादसे वाले जगह पर उस 5 कैप्टन्स में से स्क्वाड 3 के कैप्टन रोज, स्क्वाड 5 के कैप्टन हिराकू, स्क्वाड 7 के कैप्टन लव, इन तीनों को हादसे वाले जगह पर भेजेगा और स्क्वाड 2 की कैप्टन हिरोइची आगे की ऑर्डर्स का इंतजार करेगी, जिसके बाद ही वो एक्शन ले पाएगी। और स्क्वाड 6 के कैप्टन ग्रीनरी कुचिकी और स्क्वाड 8 के कैप्टन क्योराकू और स्क्वाड 13 के कैप्टन युकिता के ये तीनों शरीयती की रक्षा करेंगे। और स्क्वाड 4 की कैप्टन उनोहाना मेडिकल ट्रीटमेंट रूम पर रहेगी। ये बात सुनकर उनोहाना कहती है कि अगर हेड कैप्टन यामा घायलों का इलाज करना ही चाहते हैं तो वो उसे हादसे वाले जगह पर क्यों नहीं भेजते क्योंकि वहाँ पर घायलों का इलाज बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। और मैं आप लोगों को यहीं पर मेरा एक मिस्टेक के बारे में बता देता हूँ। मैंने बोला था कि हेड कैप्टन यामामोटो 5 कैप्टन्स को हादसे वाले जगह पर भेजेंगे, लेकिन सॉरी, वहाँ पर 5 कैप्टन्स को नहीं बल्कि 5 कैप्टन्स लेवल बंदी को वहाँ पर भेजा जाएगा, सिर्फ कैप्टन्स को ही नहीं। ये बात क्लियर हो गई? तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर उनोहाना की बात पर यामामोटो कहते हैं कि वो उनोहाना को हादसे वाले जगह पर नहीं भेज सकते क्योंकि सिरिटी में सिर्फ उनोहाना की स्क्वाड ही मेडिकल की है, जिस पर वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वो हादसे वाले जगह पर कुछ नए बंदों को भेजेगा और भाई वो बंदे और कोई नहीं बल्कि टेसाई और हाची था यार। और भाई इन दोनों बंदों ने पहले भी सोल सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा मदद की है और अब इस सिचुएशन पर भी सोल सोसाइटी को इन दोनों की मदद चाहिए। वो फिर यामा उन दोनों से कहते हैं कि
टेसाई और हाची को उसी हादसे वाले जगह पर जाना होगा जहाँ पर दुश्मन ने स्क्वाड 9 के ऊपर अटैक किया था, और इस पर ये दोनों भी मान जाते हैं। और तभी कैप्टन क्योरा को उराहारा की तरफ अपना नजर फेराता है, जहाँ पर उराहारा काफी ज्यादा उदास लग रहा था। तो उराहारा को ऐसे देखकर क्योरा को कुछ सोच समझ के हेड कैप्टन यामा से कहता है कि कैप्टन यामा ने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन सिचुएशन को ठीक से जाने बगैर कीडो कमांडर यानी टेसाई को वहाँ जाने देना बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा। तो वो चाहता है कि वहाँ पर कीडो कमांडर की जगह वो उसकी लेफ्टिनेंट लीसा को भेजे। और भाई ये बात भी हमें अभी पता चली कि विजार गैंग की लीसा पहले कैप्टन क्यूराको की लेफ्टिनेंट थी, और शायद लीसा के बाद ही नानाओ आई जो कि प्रेजेंट में क्यूराको की लेफ्टिनेंट है। और लीसा तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद थी, जो चुपके से इन सभी कैप्टन की बातों को सुन रही थी। तो फिर क्यूराको उससे पूछता है कि क्या लीसा उसके लिए हादसे वाले जगह पर जाएगी, और इस पे लीसा तो बिल्कुल बिंदास मान जाती है और तुरंत यहाँ से निकल जाती है। और क्यूराको को ऐसा करता हुआ देख यामा उससे पूछते हैं कि आखिर क्यूराको उसकी इजाजत के बगैर खुद ब खुद सब कुछ तय नहीं कर सकता, ये तो रूल के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन इस पे क्यूराको कहता है कि उसे अपनी लीसा पर पूरा भरोसा है, और वो जितनी स्ट्रॉन्ग दिखती है असलियत में उससे 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो बद से बदतर सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेगी, जिस पर क्यूराको को पूरा भरोसा है। लेकिन फिर भी क्यूराको टेसाई से परमिशन लेता है कि क्या वो टेसाई के जगह पर अपनी लीसा को भेज सकता है, और इस पर टेसाई भी मान जाता है। लेकिन वो जाने से पहले उराहारा की तरफ देखता है, जो कि अभी काफी ज्यादा उदास था, और इस तरफ यामा फाइनल डिसीजन ले लेता है कि अब हादसे वाले जगह पर कैप्टन रोज, कैप्टन हिराकू, कैप्टन लव, हाची और लीसा जाएंगे। और लीसा तो फिलहाल वहाँ पर जा ही रही है, और ये चारों भी अपने ऑर्डर्स को पाके यहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद ये मीटिंग भी खत्म हो जाती है, और उराहारा जो अभी उदासी था क्योंकि उसे हियोरी की चिंता सता रही थी। लेकिन तभी क्यूराको आके उसे हौसला देके कहता है कि वो हियोरी के बारे में चिंता बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि बेशक हियोरी स्ट्रॉन्ग है, उसे अपने लेफ्टिनेंट पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि यही तो एक कैप्टन का फर्ज होता है। और क्यूराको की इस बात से उराहारा को भी थोड़ा हौसला मिलता है। इसके बाद वो भी यहाँ से चला गया था, और इस तरफ हम हियोरी को देखते हैं जो दुश्मन से बचकर घायल हालत में भाग रही थी। लेकिन तभी वो दुश्मन हियोरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हियोरी जैसे तैसे बची थी। लेकिन अभी तक ये दुश्मन क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा था, जिसका सिर्फ शैडो ही दिखाई दे रहा था। लेकिन इसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि जरूर ये एक होलो ही है, लेकिन बाकी होलो से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और इस तरफ हियोरी लाचार और बेबस खड़ी हुई थी। लेकिन तभी ये बंदा बहुत ही तेजी से हियोरी के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे शायद ही हियोरी बच पाएगी। लेकिन तभी एन मौके पर हिराकू यहाँ पर आ जाता है, जिसने हियोरी को बचा लिया था। और हिराकू को यहाँ देखकर हियोरी भी काफी सरप्राइज और खुश भी थी, क्योंकि जैसे भी हो कोई तो उसे बचाने आया है। और आते ही हिराकू हियोरी से पूछता है कि आखिर हियोरी इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी जान पत्तों को क्यों नहीं निकालती, जो निहत्ते अभी तक लड़ रही है। लेकिन इस पे हियोरी कहती है कि आखिर वो भला ऐसे बंदे पर कैसे अटैक कर सकती है। और तभी हम उस दुश्मन को देखते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि कैंसे था यार, जिसका रूप अब पूरा चेंज हो चुका है, जो कि लगभग एक होलो जैसा ही लग रहा था। और हिराकू भी कैंसे को ऐसे देखकर शॉक में पड़ गया था कि आखिर ये कैंसे के साथ क्या हो गया। और तभी यहाँ पर बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं, और ये सभी कैंसे को ऐसे देखकर शॉक में पड़ गए थे कि आखिर क्या ये कैंसे ही है या फिर कोई और, क्योंकि उसका मास्क और उसका स्पेशल प्रेशर लगभग एक होलो जैसा ही लग रहा था। लेकिन हिराकू सिचुएशन को देखकर उन सभी से कहता है कि चाहे ये कैंसे हो या ना हो, अगर उन सभी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो वो सभी बिल्कुल बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि अब कैंसे थोड़ा भी अपने कंट्रोल में नहीं है। और तभी कैंसे अपनी तगड़ी स्पेशल एनर्जी को रिलीज करके एक जबरदस्त दहाड़ मारता है, जिसके प्रेशर से ये सभी बहुत दूर उड़ गए थे। और पलक झपकते ही कैंसे लव के पीछे आके उसे एक जबरदस्त मुक्का मार देता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट हो गया था। लेकिन लव ने इस मुक्के को समय रहते ही डॉज कर लिया, जिससे उसे जरा चोट नहीं लगी। और कैंसे से ऐसे लड़ता हुआ देख हियोरी हिराकू से कहती है कि आखिर वो सब अपने साथी से ही क्यों लड़ रहे हैं, ऐसे तो कोई एक जरूर मारा जाएगा। लेकिन अब हियोरी की हालत भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी, जो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही। और तभी हिराकू हियोरी से कहता है कि हियोरी इसके बारे में इतनी चिंता ना करे, क्योंकि कैंसे उनका साथी है तो उन्हें उसे जरूर रोकना ही होगा। और तभी लव और लीसा भी लड़ने के लिए रेडी हो जाती है, जो कि अब एक फॉर्मेशन में लड़ेंगे, जिससे वो दोनों तरफ फैल जाते हैं। और लीसा पहले जाके कैंसे से लड़ने लगती है, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बाद भी कैंसे को एक खरोच भी नहीं दे पाती, जो देखकर लव भी लड़ने के लिए आ जाता है। लेकिन ये दोनों मिलकर भी कैंसे का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते, तो ये देखकर लव अलग तरीके से लड़ने का सोचता है। लेकिन तभी अचानक से ऊपर से माशिरो आके लव को एक जबरदस्त किक मार देती है, जिससे लव जोर से जमीन पर टकराता है। और अब माशिरो भी लगभग एक होलो में बदल चुकी थी, जो कि अब अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। और हिराकू तो माशिरो को भी ऐसे देखकर शौक में पड़ गया था कि आखिर ये सब यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन तभी माशिरो बहुत ही तेजी से हिराकू को एक बड़ी जोरदार किक मार देती है, जिससे हिराकू अपने जान पत्तों से ब्लॉक करता है। और लिटरली भाई ये किक काफी ज्यादा जबरदस्त था, जिसे रोकने में हिराकू को भी काफी ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। लेकिन माशिरो जो हिराकू को रुकने तक का मौका नहीं देती, वो लगातार हिराकू के ऊपर अटैक करते ही जाती है। और ऊपर से हिराकू एक हाथ से ही लड़ रहा था, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में हियोरी थी, जिससे उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। तो ये देखकर हियोरी उसे छोड़ने को बोलती है, लेकिन हिराकू ऐसा करना बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं चाहता क्योंकि हियोरी पहले ही बहुत घायल है और इस डिस्ट्रक्शन का फायदा उठा के माशिरो हिराको के सिर पर एक जोरदार किक मारने ही वाली थी जिससे हिराको चाहकर भी नहीं बच पाता। लेकिन तभी यहाँ पर हाची आ जाता है जो अपने 5 पिलर सील से माशिरो को कैप्चर कर लेता है और हाची की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर वो यहाँ पर एन मौके पर नहीं आता तो हिराको का टिकट तो पक्का था। खैर हाची आते ही तुरंत अपने बाकुरो 63 साजो साबाकू से केंसे को पूरा बांध देता है जिससे केंसे नीचे गिर गया था और हाची तो ये सब देखकर कुछ भी समझ नहीं पाता कि आखिर वो सभी माशिरो और केंसे से क्यों लड़ रहे हैं। लेकिन तभी केंसे अपनी पूरी ताकत लगा के हाची के बाकुरो को भी तोड़ देता है जो देखकर हाची भी बिल्कुल शॉक में पड़ गया था क्योंकि ये तो लगभग नामुमकिन है। केंसे भला इतना स्ट्रॉन्ग कब से बन गया। और इस तरफ हम सैरिटी पर देखते हैं जहाँ पर उराहारा चुपके से हादसे वाले जगह पर जा रहा था लेकिन तभी उसके सामने टेसाई आ जाता है जिसे देखकर उराहारा भी हैरान था क्योंकि उसने तो स्पेशल प्रेशर मिटाने वाला सूट पहना है। तो आखिर टेसाई को उसका पता कैसे चला। तो इस पे टेसाई कहता है कि वो दोनों तो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे जिससे उसे उराहारा के बारे में सब कुछ पता है और वो कैप्टन्स मीटिंग में उराहारा को उदास देखकर ही समझ गया था कि उराहारा ऐसा काम तो जरूर करेगा इसलिए वो पहले से ही पीछे वाले गेट में खड़ा है। तो इस पे उराहारा उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों खड़ा है, क्या वो उसे यहाँ से जाने नहीं देगा और अगर ऐसा है तो उराहारा को अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। लेकिन इस पे टेसाई कहता है कि वो दोनों पहले दोस्त थे और उराहारा ने उसकी काफी मदद की तो इस पर टेसाई का फर्ज बनता है कि वो भी अब उराहारा की मदद करे। ये सुनकर उराहारा भी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि अगर वो दोनों पकड़े गए तो शायद उनकी जेल हो सकती है। लेकिन टेसाई को इन सब की कोई फिक्र नहीं, जो सिर्फ उराहारा की मदद करना चाह रहा है। और अब हम सैरिटी में देखते हैं जहाँ पर 2 सोल्जर्स पहरेदारी कर रहे थे लेकिन तभी यहाँ पर कैप्टन क्यूराको आ जाते हैं जिसे देखकर ये दोनों तो शॉक में पड़ गए थे क्योंकि नॉर्मली इतनी रात को कोई भी कैप्टन बाहर नहीं होता। तो आखिर कैप्टन क्यूराको यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो इस पे क्यूराको इन दोनों से कहता है कि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी इसलिए वो बाहर थोड़ा टहलने आया। लेकिन असलियत में तो क्यूराको आइजेन पर नजर रखने आया था कि आखिर वो यहाँ पर है या नहीं क्योंकि उसे आइजेन पर थोड़ा बहुत शक है कि ये सब कांड करने में आइजेन का भी हाथ है। लेकिन इस टाइम आइजेन तो अपने ऑफिस में ही था जो क्यूराको को देखकर उसे सैल्यूट करता है और ये देखकर क्यूराको का भी शक थोड़ा दूर हो गया था क्योंकि वो जैसा समझ रहा था वैसा तो नहीं है। तो फिर वो इन सभी को सोने को बोल के यहाँ से चला जाता है और जाते हुए उसे रास्ते में एक छोटी लड़की दिखाई देती है जो कि उराहारा का स्क्वाड का ही है। और आप सभी को पता है ये छोटी लड़की और कोई नहीं बल्कि नानाओ है जो प्रेजेंट में क्यूराको की लेफ्टिनेंट बनेगी। लेकिन अब ये काफी छोटी है और क्यूराको उसे इतनी रात में यहाँ देखकर उसे पूछता है कि आखिर वो इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही है, उसे तो इस वक्त सो जाना चाहिए। तो इस पे नानाओ कहती है कि वो रात को हमेशा कैप्टन क्यूराको की लेफ्टिनेंट लीसा के साथ पढ़ने आती है क्योंकि लीसा उसे पढ़ने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। लेकिन आज लीसा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही और नानाओ ने लीसा को कई जगह पर भी ढूंढा लेकिन वो नहीं मिली। तो वो इसीलिए अकेले पढ़ने के लिए अपने रूम पर जा रही थी। और ये सुनकर क्यूराको नानाओ से कहता है कि आज लीसा उसे पढ़ाने नहीं आएगी क्योंकि आज वो एक जरूरी मिशन पर गई है। ये सुनकर नानाओ थोड़ा परेशान हो गई थी क्योंकि नॉर्मली लीसा तो ऐसे मिशन पर नहीं जाती। तो फिर आज क्या हो गया। तो इस पे क्यूराको उससे कहता है कि नानाओ उसके बारे में चिंता बिल्कुल भी ना करे, लीसा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो जरूर ठीक ही होगी और अपने मिशन को भी कंप्लीट कर देगी। क्यूराको ये बात अपने मुंह से बोल तो देता है लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में भी लीसा के लिए थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। और इस तरफ सच में लीसा केंसे से बहुत ही बुरी तरीके से पीट रही थी और केंसे से उसे मारते हुए रुकने का नाम तक नहीं ले रहा था। लेकिन लव अपने कीरो अटैक से केंसे को लीसा से थोड़ा दूर करवा देता है और जैसे तैसे उससे कहता है रुक जाओ केंसे, तुम इतने भी पत्थर दिल के नहीं हो जो एक लड़की पर हमला करे। और अब सिचुएशन को देखकर ये तीनों भी समझ गए थे कि ये सभी ऐसे लड़के तो केंसे को बिल्कुल भी हरा नहीं सकते। तो फिर वो हाची से मदद मांगते हैं कि हाची के पास अगर कोई दूसरा रास्ता है तो वो उसे जल्दी यूज करे कि उसके पास एक लास्ट और जबरदस्त अटैक है जो कि उसका बाकुरो है। लेकिन अगर उसने इसका इस्तेमाल किया तो हो सकता है उसके बाकुरो के चपेट में वो सब भी आ जाए। लेकिन जो भी हो हाची को ये अटैक करने के लिए एक ओपनिंग की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर लव जोश में आके कहता है बस इतना ही, ये सब तुम मुझ पर छोड़ो। और लव की मदद करने के लिए लीसा और रोज भी तैयार होते हैं जो कि अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान की फिक्र नहीं करेंगे। और फिर लव सीधे केंसे के ऊपर टूट पड़ता है और रोज तुरंत उसे बेकअप देने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि केंसे अपने एक ही मुक्के से लव को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और बैक टू बैक लीसा भी उसके ऊपर टूट पड़ी है जिससे केंसे उनसे लड़ने में बिजी हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के हाची सीधे अपने बाकुरो 99 गिन को रिलीज कर देता है जो कि उसका वन एंड ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट सील है। और इससे कुछ बेल्स आके सीधे केंसे को जमीन पर जकड़ लेते हैं और अब हाची के इस सील से केंसे बिल्कुल लाचार हो चुका था जिससे वो खुद से हिल भी नहीं सकता। तो अब वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर वो सभी अब केंसे के साथ क्या करे। लेकिन तभी हियोरी को जोर जोर से खांसी आने लगती है जो देखकर हिराको हासी से उसे ठीक करने को बोलता है। तो तभी हियोरी जैसे तैसे हिराको से कहती है कि हिराको उसे जल्दी छोड़ दे। हियोरी की बातों पर हिराको कुछ भी समझ नहीं पाता लेकिन तभी अचानक से कोई हिराको को काट देता है और भाई ये काम किसी और ने नहीं
बल्कि खुद हियोरी ने किया था और अब इसके फेस पर भी होलो मास्क आ गया था जो कि अपने कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है और अब उसका स्पिरिचुअल प्रेशर भी हद से ज्यादा बढ़ गया था भाई, जिसे देखकर ये सभी शॉक में पड़ गए थे और तभी हियोरी हिराको को पूरा खत्म करने ही वाली थी, जिसे बचाने के लिए सभी दौड़ के आते हैं। लेकिन तभी वही डोमेन फिर से बन गया जिसके अंदर ये सभी फंस गए, यानी वो दुश्मन यहाँ पर भी आ चुका है। ये सभी ये बात समझ पाते कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। इससे पहले ही वो दुश्मन इन सभी को टपका देता है और भाई वो दुश्मन और कोई नहीं बल्कि कैंसे का स्क्वाड का ही एक मेंबर होता है, मतलब दुश्मन इनके बीच में ही छुपा था। और हिराको भी इसे देखकर हैरान हो गया था क्योंकि ये तो स्क्वाड 9 का एक ईमानदार बंदा था, लेकिन ये तो गद्दार निकला। और फिर ये बंदा अपने मास्क को उतार देता है और वह चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि बैड बॉस तोशिन था जो कि पहले स्क्वाड 9 में ही था। और ये देखकर तो हिराको के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो वो उससे कहता है कि वो तो कैंसे के स्क्वाड का मेंबर ही था, लेकिन फिर भी उसने अपने कैप्टन को ही धोखा दिया। और भला ये सब तोशिन ने किसके कहने पर किया, लेकिन तोशिन इस पे कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि यहाँ पर आ चुका है आइजेन और गेन, मतलब ये सभी कॉन्स्पिरेसी आइजेन की ही थी। उसी ने ही सभी को होलोस में बदला। और आइजेन आते ही हिराको से कहता है कि तोशिन ने अपने कैप्टन कैंसे को धोखा नहीं दिया बल्कि उसने तो अपने असली कैप्टन की बात मानी और उसे ईमानदारी से पूरा भी किया। तो इस पे हिराको का कोई भी हक नहीं बनता कि वो तोशिन को गद्दार कहे। और आइजेन को यहाँ देखकर हिराको को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे आइजेन पर पहले से ही शक था जो कि आज सच हो चुका है। और ये सुनकर आइजेन भी थोड़ा हैरान होता है कि आखिर हिराको को उसके बारे में कब से पता चला, जो वो हिराको से पूछता है। तो इस पे हिराको कहता है मुझे तुम्हारे बारे में कब से पता है, हाँ ये सवाल तुम मुझसे पूछ रहे हो तो जवाब भी सुन लो बेटा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मुझे तुम्हारे बारे में पता है। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम खतरनाक हो, ऐसा कोई जिसके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने तुम्हें सिलेक्शन के दिन अपना लेफ्टिनेंट चुना ताकि मैं तुम पर नजर रख पाऊँ। ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसी ना आइजेन। तो ये सुनकर आइजेन बिल्कुल साइलेंटली बोलता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ कैप्टन हिराको, और शुक्रिया इस गहरे शक के लिए जिसका आपको एहसास भी नहीं हुआ। ये सुनकर हिराको गुस्से से कहता है मैंने बस वो किया जो मैंने बताया, मुझे तुम पर पहले से ही शक था। इस पे आइजेन कहता है नहीं कैप्टन हिराको नहीं, आप बिल्कुल गलत हो, आपको ये एहसास भी नहीं हुआ। पिछले महीने के दौरान वो मैं नहीं था जो आपका पीछा कर रहा था, लेकिन आपके मन में ये डाउट था कि मैं ही वो था। ये सुनकर हिराको शॉक में पड़ गया था क्योंकि आइजेन तो बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन ये हो कैसे सकता है, ये बात तो सिर्फ उसे पता थी। तो इस पे आइजेन कहता है कैप्टन हिराको मैं किसी से भी गलती करवा सकता हूँ, किसी भी चीज से, और यही मेरी जान भक्तों की असली ताकत है। क्योकासुई गेत्सु यही इसका प्यारा नाम है और इसके एबिलिटी का नाम है कंप्लीट हिप्नोसिस। और कैप्टन हिराको मैं आपकी एक कमजोरी के बारे में बताता हूँ, मुझे पहले इस बात की घबराहट थी कि आप मुझे बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे और मेरे सारे कारनामों के बारे में पता कर लेंगे, लेकिन आपसे ऐसा नहीं हो पाया। और आपको पता है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं किया, आप मेरे पास तक नहीं आए, कभी मुझसे खुलकर बातें नहीं की, ना ही मुझे कभी जानकारी दी और ना ही कभी मुझ पर ध्यान देने की कोशिश की, इसीलिए आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैं किसी दूसरे बंदे के साथ अपनी जगह बदल भी लूं जो कि मुझसे पूरी तरीके से अलग हो, तब भी आपको एहसास नहीं होता कि वो बंदा मैं नहीं हूँ। और हालांकि मैंने ऐसा करके भी देखा, मैंने आपके पीछे मेरी जगह एक दूसरे बंदे को भेजा जो कि मेरे हिप्नोसिस में था, लेकिन फिर भी आप मुझे पकड़ नहीं पाए। काश कि आप मेरे बर्ताव और मेरे ख्यालों के बारे में थोड़ा सा ध्यान देते तो आपको ये बात पता चल गई होती, लेकिन क्या करिए आप तो मुझसे पूरी तरीके से अनजान थे और इसीलिए आज आपको ये भुगतना पड़ रहा है। और आइजेन की ये सब बातों पर हिराको कोई भी जवाब नहीं दे पाता क्योंकि जो भी हो आइजेन जो बोल रहा है वो बिल्कुल सच है, उसने कभी भी आइजेन के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। और तभी आइजेन फिर से कंटिन्यू करता है कैप्टन हिराको आपने एक बात मुझसे कही थी कुछ ही सेकंड्स पहले कि आपने मुझे एक लेफ्टिनेंट के तौर पर चुना ताकि आप मुझ पर नजर रख पाए। अफसोस कि आपने गलत समझ लिया, जैसे कि सिलेक्शन के दिन एक कैप्टन को अपना लेफ्टिनेंट चुनने का हक मिलता है, ठीक वैसे ही चुनने वालों को अपने कैप्टन को बदलने का भी हक मिलता है, जिससे वो अपने कैप्टन को बदल भी सकता है। मेरे पास भी तुम्हारा लेफ्टिनेंट ना बनने का मौका था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं यही तो चाहता था। मैंने सिलेक्शन के बहुत पहले से ही तुम पर नजर रखा था हिराको, तुम्हारे हर बर्ताव के बारे में मैं जानता हूँ, तुम्हारे हर सोच के बारे में भी मैं जानता हूँ, और ये बात भी कि तुम्हें मुझ पर शक है, और यही सब तो मेरे प्लान का हिस्सा था। तो क्या अब तुम समझे, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना, और अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी दोस्तों को भी निपटा दूंगा। ये सुनकर हिराको भड़क जाता है और आइजेन को मारने के लिए खड़ा होता है, लेकिन तभी अचानक से हिराको को जोर से दिल का दौरा पड़ता है और उसके शरीर से एक क्ले बाहर निकलने लगती है, यानी तोशिन ने हिराको के ऊपर भी उस पॉइजन से अटैक कर दिया था जिसके बारे में हिराको को पता नहीं चला। और अब धीरे धीरे उसके फेस पर भी वो होलो मास्क आने लगता है जिसे वो रोक नहीं पाता, और तभी अचानक से उसके सभी दोस्तों के फेस से भी वो क्ले निकलने लगती है, यानी अब वो सभी होलो बनने वाले हैं। तो ये देखकर हिराको काफी ज्यादा घबरा गया था, जिससे वो आइजेन से पूछता है कि आखिर उसने ये क्या किया।
उसके बॉडी के साथ आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन तभी आइजन धीरे से तोशिन से कहता है कि उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। गुस्से में रहने से होलोफिकेशन की तेजी और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आइजन की ये बात हिराकू सुन लेता है कि अगर वो गुस्सा नहीं हुआ तो वो जल्दी होलो में नहीं बदलेगा। और आइजन को भी ये समझ आ गया था कि हिराकू ये बात जान चुका है। तो हिराकू को गुस्सा दिलाने के लिए तोशिन सीधा हियोरी के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, जिससे हियोरी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी। लेकिन समय रहते ही हिराकू तोशिन को उससे दूर करवा देता है। और अब हिराकू को जितना हो सके खुद के गुस्से को काबू में करना होगा, नहीं तो वो अपने दोस्तों को नहीं बचा पाएगा। लेकिन तभी तोशिन हिराकू के ऊपर अटैक कर देता है और हिराकू इस हालत में भी तोशिन को टक्कर की लड़ाई दे रहा था। लेकिन फिर हिराकू जैसे तैसे तोशिन को दूर करवाता है और तोशिन के भी इस लड़ाई में फट गई थी। और अब जो भी हो हिराकू अपने लिमिट पर पहुंच चुका था, क्योंकि वो पहले ही बहुत घायल था। और अब उसे यह एहसास हो रहा है कि वो धीरे धीरे मर रहा है और उसके बजाय कोई और लड़ रहा है। और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के तोशिन उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हिराकू अब भी कम तोड़ी ना था, वो बैक टू बैक तोशिन के ऊपर जबरदस्त अटैक करने लगता है, जिससे तोशिन की हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब हिराकू के बॉडी पर भी वो होलोफिकेशन ज्यादा ही भारी पड़ रहा था, जिससे वो धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो रहा है। और ये देखकर आइजन तोशिन को उसके साथ लड़ने के लिए मना कर देता है, क्योंकि अब आइजन इस लड़ाई को निपटाएगा। जिससे वो अपने जान पख्तों को निकाल के हिराकू से कहता है, कैप्टन हिराकू अलविदा कहने का वक्त आ गया है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं, धोखा जो आप देख सकते हैं वो छोटा है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है धोखा जो आप नहीं देख सकते। तुम सभी मेरे लिए कमाल के टेस्ट सब्जेक्ट थे और अब अलविदा कहने का वक्त आ गया। ये सुनकर हिराकू बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि वो ऐसे हालत में तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, खासकर अपने दोस्तों को ऐसे छोड़कर। और तभी आइजन उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है जो आइजन को हिराकू से थोड़ा दूर करवा देता है। और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि उराहारा था, जिसके साथ तेसाई भी आया। और उराहारा जो ये देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था। और अब उराहारा और टेसाई को यहाँ देखकर तोशिन उन दोनों को मारने को सोचता है, लेकिन आइजन उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि उसने अभी तक इसकी इजाजत नहीं दी। तो इस पे तोशिन घबराते हुए आइजन से माफी मांगता है, क्योंकि उसने गुस्ताखी कर दिया है। और तभी हिराकू उराहारा को यहाँ देखकर उसे जैसे तैसे कहता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। लेकिन इस पे उराहारा फनी फेस बना के कहता है कि आखिर हिराकू ने अपना ये क्या हाल बना लिया, और आखिर उसके सिर पे ये मास्क क्या कर रहा है। और हिराकू भी ये बात अच्छी दौर से जानता है कि उराहारा उसे ऐसे फनी फेस बना के उसे हौसला देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो भी हो अब उराहारा सीरियस हो गया था, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। तो फिर उराहारा आइजन से पूछता है कि आखिर लेफ्टिनेंट आइजन और उसके साथी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जबकि उन्हें यहाँ आने का ऑर्डर भी नहीं मिला। तो इस पे आइजन अपना सातिर दिमाग लगा के कहता है कि वो यहाँ आसपास बस टहलने आया था, लेकिन इत्तेफाक से ये सभी मिल गए जो दुश्मन से लड़ते हुए घायल हालत में पड़े हुए थे। तो उसने इन्हें बचाने की अपनी पूरी कोशिश की। आइजन की ये झूठ सुनकर हिराकू गुस्सा हो जाता है और उराहारा से कहता है कि ये झूठ बोल रहा है। तो इस पे आइजन कहता है कि शायद कैप्टन हिराकू थोड़ा भूल गया है, उसी ने ही दुश्मन से कैप्टन हिराकू को बचाया था। और वो उराहारा से ये सवाल भी पूछता है कि क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है कि कोई लेफ्टिनेंट अपने कैप्टन को बचाने की कोशिश कर रहा है जो कि जख्मी हालत पर यहाँ पे पड़े हुए थे। और इसके आंसर पे उराहारा कहता है कि आइजन जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही है, इस बात पे कोई भी डाउट नहीं है। एक लेफ्टिनेंट अपने कैप्टन को बचा सकता है। लेकिन आइजन ने जिस चोट और घावों के बारे में बात की, इन सभी कैप्टन और लेफ्टिनेंट को देखकर तो ये नहीं लगता कि ये सभी घायल है, बल्कि इनके फेस पर तो एक होलो मास्क बना हुआ है, जो देखकर यही लगता है कि ये होलोफिकेशन है। ये सुनकर हिराको और टेसाई भी शॉक में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक होलोफिकेशन के बारे में कुछ भी नहीं सुना कि आखिर ये बोला है क्या। और फिर उराहारा आइजन से कहता है गायब है सोल्स का मामला, जिसमें अचानक से एक के बाद एक स्क्वाड मेंबर्स गायब होते जा रहे हैं और आखिर में उनका नामो निशान भी नहीं मिल रहा। और ये देखकर यही लगता है कि ये लोग होलोफिकेशन के एक्सपेरिमेंट्स थे, जिसका जिम्मेदार कोई तो है। और स्थिति को देखते हुए शायद हमें ये पता करने की जरूरत नहीं कि वो इंसान कौन है। तुम आज पकड़े गए आइजन, तो सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन इस पे आइजन एक हल्की सी स्माइल देके कहता है ओह मैं समझ गया, मैंने जैसा सोचा था तुम वैसे ही हो उराहारा। मुझे इस बात की खुशी है कि आज रात तुम भी यहाँ आए। और फिर ये बोलकर आइजन गीन और तोशिन को यहाँ से लेकर जाने लगता है और उराहारा उसे जाते हुए रुकने को बोलता है, लेकिन आइजन नहीं रुकता। और ये देखकर टेसाई पूरा भड़क गया था, जो सीधे अपने डिस्ट्रक्टिव आर्ट नंबर 88 को रिलीज कर देता है, जिससे एक तेज एनर्जी लाइट आसपास के चीजों को तबाह करते हुए सीधे आइजन की तरफ बढ़ने लगता है। और लिटरली ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था भाई। लेकिन आइजन इस अटैक को सेंस करके भी थोड़ा सा भी नहीं हटता, बल्कि एक डेविल स्माइल लेके अपने बाइंडिंग आर्ट 81 को रिलीज कर देता है, जिससे वहाँ पर एक तगड़ा ब्लास्ट हो गया था यार। और भाई ये ब्लास्ट काफी ज्यादा बड़ा था, जो कि आसपास के जगह को पूरा तबाह कर देता है। और टेसाई तो ये देखकर शॉक में था कि आखिर एक लेफ्टिनेंट बाइंडिंग आर्ट डांको को कैसे यूज कर सकता है, ये तो किसी पावरफुल कैप्टन के लिए भी इम्पॉसिबल है। और अब यहाँ से आइजन, गिन और तोशिन रफू चक्कर हो गए थे, जिससे ये दोनों बहुत कोशिश
कोशिश करके भी नहीं रोक पाते। और अब ये दोनों ये देखकर भी समझ गए थे कि आइजन कोई नॉर्मल बंदा तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो बस लेफ्टिनेंट बनने का नाटक कर रहा था, बल्कि वो तो एक कैप्टन से भी ऊपर है। और अभी हिराको डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि होलोफिकेशन उसके बॉडी पर भारी पड़ रहा था। और ये देखकर ये दोनों समझ ही नहीं पाते कि आखिर वो क्या करे जिससे हिराको ठीक हो जाए। लेकिन तभी टेसाई उराहारा से कहता है कि उराहारा को होलोफिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ तो पता है, जिससे वो इसका कोई ना कोई इलाज तो जानता ही होगा, जिससे इन सभी को बचाया जा सकता है। ये सुनकर उराहारा कुछ सोच समझ कर कहता है कि वो एक तरीका जानता है, लेकिन ये एक जुए की तरह है। और ये सुनकर टेसाई कहता है कि जो भी हो उराहारा को ये यूज करना ही होगा, क्योंकि कुछ ना करने से ये करना ही बेहतर है। और फिर वो इन सभी को स्क्वाड 12 की बैरक्स पर ले जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारी सुविधाएं हैं, जिससे उराहारा ये काम जल्दी ही कर पाएगा। और ये सुनकर उराहारा हैरान हो गया था कि आखिर टेसाई इस हालत में इन सभी को स्क्वाड 12 के बैरक्स तक कैसे ले जाएगा, ये तो नामुमकिन है। तो इस पे टेसाई कहता है कि अब वो टेम्पररी सस्पेंशन और स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करेगा। ये सुनकर उराहारा और ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इन दोनों टेक्निक्स पर तो बैन लगाया गया है, वो एक साथ इन दोनों टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो सोल सोसाइटी टेसाई को कड़ी से कड़ी सजा देगी। लेकिन टेसाई को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जैसे भी हो वो इन सभी को बचाना चाहता है, चाहे इसमें उसकी जाने क्यों न चली जाए। और फिर टेसाई इस टेक्निक को रिलीज कर देता है, जिससे एक हाई स्पेशल एनर्जी बाहर आती है और वहाँ पर एक बड़ा ग्रीन डोमेन बन जाता है। और फिर कुछ देर बाद ये सभी स्क्वाड 12 के बैरक्स तक पहुँच गए थे। और अब टेसाई बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि उसने अपनी काफी स्पेशल एनर्जी यूज कर दी। और तभी उराहारा एक सच को रिवील करता है कि होलोफिकेशन जो अभी टेसाई देख पा रहा है, ये उसकी ही खोज थी। उसने सोचा था कि वो कैसे एक सोल रिपर के पावर को बढ़ा सके होलो उसकी स्पेशल एनर्जी को यूज करके, लेकिन उसने ये खोज कब का छोड़ दिया था, जिससे अब चुपके से आइजन कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन उराहारा ने उसी टाइम एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया जो कि पल भर में ही होलोस और सोल रिपर के बीच के बैरियर को तोड़ देता है। और अब वो उसी का इस्तेमाल करके ही हिराको और बाकी सबको ठीक करने की कोशिश करेगा। और उस ऑब्जेक्ट का नाम है होग्युकू। और ये होग्युकू तो आप सभी को याद ही होगा, इसी बॉल के लिए आइजन इतनी सारी तबाही मचा रहा है। और होग्युकू की एनर्जी को महसूस करके ही टेसाई के पसीने निकलने लगते हैं, क्योंकि इसकी एनर्जी तो हद से ज्यादा थी, जो कि उसे खींचने की कोशिश कर रही है। वो ये देखकर शौक में पड़ गया था कि आखिर उराहारा ने ये क्या बवाल चीज बना दिया। और फिर टेसाई उराहारा से पूछता है कि क्या इस ऑब्जेक्ट से ही हिराको और बाकी सबको बचाया जा सकता है। लेकिन इस पे उराहारा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और उसने पहले ही टेसाई को बताया था कि ये प्रोसेस एक जुआ है। होग्युकू बॉल का इस्तेमाल करने के बाद भी हिराको और बाकी सबके बचने का संभावना सिर्फ और सिर्फ 20% है, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। और अब सिचुएशन काफी सीरियस हो गया था, क्योंकि अब बात कईयों की जान पर आ गई थी। लेकिन जो भी हो वो दोनों ये करने का डिसाइड कर लेते हैं। और अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उराहारा की आंख खुल गई थी। लेकिन तभी वो ये देखकर शौक में पड़ जाता है, क्योंकि अब हिराको के फेस पर वो होलो मास्क टोटली बन गया था। लेकिन अभी तक तो इस मास्क को चला जाना चाहिए था, क्योंकि उसने होग्युकू का इस्तेमाल किया था। और अभी तक बाकी सबके फेस पे भी वो होलो मास्क बना हुआ था, और अभी तक वो सभी होश में भी नहीं आए। और ये देखकर उराहारा समझ जाता है कि वो दोनों इस मिशन में फेल हो गए। वो चाहकर भी हिराको और इन सभी को नहीं बचा पाए, जिससे उराहारा को बहुत अफसोस होता है। तो वो टेसाई से माफी मांग के थोड़ा खुली हवा खाने के लिए निकल जाता है बाहर। और वो बाहर ये सब बात सोच ही रहा था कि तभी अचानक से कुछ सोली पर आके हिराको को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि इन सभी को सेंटर 46 से उराहारा और टेसाई को अरेस्ट करने का वारंट मिला था। ये सुनकर उराहारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। और अब इन दोनों को सेंटर 46 पे ले आया जाता है, और इन दोनों के हाथ भी बंधे हुए थे। और उराहारा भी इस बात से कंफ्यूज था कि आखिर उन दोनों को किस बात की दोषी ठहराया जा रहा है, उन्होंने तो कोई गलत काम किया ही नहीं। और तभी सेंट्रल 46 का एक बंदा उराहारा से पूछता है कि आखिर कल रात 9 बजे उराहारा कहाँ पर था। तो इस पे उराहारा कहता है कि वो टेसाई के साथ हादसे वाले जगह पर था। तो वो बंदा फिर से पूछता है कि क्या उराहारा वहाँ पर होलोफिकेशन का एक्सपेरिमेंट करने गया था। ये सुनकर उराहारा शौक में पड़ जाता है कि आखिर इन सभी को होलोफिकेशन के बारे में कैसे पता चला। लेकिन वो बंदा फिर से उससे कहता है कि अब उराहारा को भोले बनने की कोई जरूरत नहीं, उसने कल रात होलोफिकेशन को लेके टोटल 8 कैप्टन क्लास बंदों पर एक्सपेरिमेंट किया, और उनमें से तो कई लगभग मरने की हालत पर है। ये सुनकर उराहारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और तभी उसे आइजन के बारे में याद आता है, जिससे वो समझ गया था कि ये सब कारनामा आइजन का ही है। तो वो इन सभी सेंट्रल 46 के मेंबर से पूछता है कि क्या उन्हें ये सब बातें लेफ्टिनेंट आइजन ने बताई। लेकिन ये सभी बंदे उराहारा को चेतावनी देके कहते हैं कि उराहारा को सवाल पूछने का कोई हक नहीं, अगर उसने गलती से भी एक और बार सवाल पूछ लिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन इस बार तो उराहारा चिल्ला के कहता है भाई कि वो और टेसाई बिल्कुल निर्दोष है, ये सब कारनामा आइजन ने खड़ा किया, वो दोनों तो बस वहाँ पर उसकी लेफ्टिनेंट हियोरी को बचाने गए थे। लेकिन ये सभी बंदे उराहारा की एक बात भी नहीं सुनते, क्योंकि उन सभी ने कल पूरी रात आइजन पर नजर रखी थी, जो कि अपने मेंशन पर ही था। और खुद कैप्टन क्योराको ने भी आइजन को अपनी आंखों से देख के आया था, जो कि अपना काम बखूबी कर रहा था। तो उराहारा आइजन पर झूठी इंजाम ना दे। ये सुनकर उराहारा तो और ज्यादा शौक में पड़ जाता
जाता है कि आखिर ये भला कैसे हो सकता है, कल रात आइजेन तो वहाँ पर था, तो वो एक ही टाइम में सेरेटी में कैसे मौजूद हो सकता है। और तभी यहाँ पर सोल सोसाइटी का एक मैसेंजर बंदा आ जाता है जो कि भाई आग में घी डालने का काम कर देता है यार। वो कहता है कि उसे स्क्वाड 12 के बैरेक्स पर होलोफिकेशन पर रिसर्च करने का कई सारे सुराग मिले जो कि उराहरा के कमरे से ही था। ये सुनकर उराहरा तो और ज्यादा चौंके पड़ गया था क्योंकि उसके कमरे में तो ऐसा कुछ था ही नहीं और अब सेंटारल 46 भी कोई भी गवाही नहीं सुनना चाहते। तो फिर वो फैसला कर लेते हैं कि अब डीमन आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर टेसाई को बैंड हुए फोरबिडन टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए थर्ड अंडरग्राउंड जेल के अंदर डाल दिया जाएगा जिसमें वो लाइफ टाइम रहेंगे और स्क्वाड 12 के कैप्टन उराहरा को होलोफिकेशन के रिसर्च के जुर्म में और साथ ही धोखेबाजी और अपने साथियों को जख्मी करने के जुर्म में जबरदस्ती उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर छीन ली जाती है, जिसके बाद उसे हमेशा के लिए इंसानों की दुनिया में भेज दिया जाएगा और बाकी घायल 8 कैप्टन्स और लेफ्टिनेंट्स को जो कि उराहरा के होलोफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स के शिकार हुए उन सभी को होलोस की तरह निपटा दिया जाएगा। ये सुनकर उराहरा तो शौक में पड़ गया था यार, और पड़े भी क्यों ना यार, उसके सभी दोस्तों को मार दिया जाएगा जिन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया और ना ही सोल सोसाइटी को धोखा दिया, जबकि उनकी ये हालत इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने सोल सोसाइटी के ऑर्डर का पालन किया। खैर जो भी हो, उराहरा इस पे कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तभी दरवाजे को तोड़ते हुए यहाँ पर कोई आ जाती है और ये और कोई नहीं बल्कि योरोइची थी जिसने अपना फेस ढका हुआ था और वो यहाँ आते ही इन सभी को पीटते हुए पलक झपकते ही उराहरा और टेसाई को यहाँ से ले जाती है, जिसे ये सभी मिलकर भी रोक नहीं पाते। खैर जो भी हो, योरोइची ने एन मौके पर इन दोनों को बचा ही लिया, इसे ही कहते हैं असली दोस्त। और फिर योरोइची इन दोनों को एक सीक्रेट जगह पर ले आती है जहाँ पर उसने हिराको के साथ बाकी सभी मेंबर्स को ले आया था और अब योरोइची उराहरा से काफी गुस्सा है क्योंकि उसने उस हादसे वाले जगह पर योरोइची को नहीं लेके गया। तो इस पे उराहरा हंसते हुए योरोइची से माफी मांगता है और सीरियस होकर टेसाई से कहता है कि वो इस जगह पर एक परफेक्ट बैरियर बना दे, मैक्सिमम 20 घंटों तक। तब तक वो उनके लिए टोटल 10 गिगाए बनाएगा ताकि वो सभी इंसानी दुनिया में सिप सके और जब तक इस होलोफिकेशन को ठीक करने का रास्ता नहीं मिल जाता तब तक उराहरा चैन की सांस तक नहीं लेगा। ये प्रॉमिस वो खुद से और हिराको से करता है। और अब आप सभी को पता चला कि आखिर ये विजार्ड गैंग आई कैसे और आखिर उराहरा और योरोइची को सोल सोसाइटी से क्यों निकाला गया। इसका रीजन काफी इंटरेस्टिंग था, है ना। खैर अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर सोल रीपर्स की टीम एस्परास की टीम से लड़ने के लिए रेडी थे और यहाँ पर विजार्ड गैंग के मेंबर्स भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं क्योंकि उन सभी का दुश्मन एक ही है और वो है आइजेन। तो ये सभी एक बैडेस मूड में बैटल करने के लिए निकल पड़े हैं और ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।